सभी को नमस्कार। संस्कृत गुरु यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक नई वीडियो में फिर से स्वागत है। तो आज हम फिर उपस्थित हैं विद्यार्थियों की जो परीक्षाएं चल रही है उसकी तैयारी को लेकर के। आज हम एक विशिष्ट जो है कक्षा 8 के सैंपल पेपर पे आज हम चर्चा करेंगे और कैसे उसका सॉल्यूशन करना है वो हम शुरू करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं डॉक्टर सुमित कुमार शर्मा आप सभी का इस वीडियो में फिर से स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करने वाले हैं कक्षा 8 के उस प्रश्न पत्र के बारे में कि किस किस प्रकार से हम जो है सरल तरीके से ट्रिकली हम उसका जो है समाधान कर पाएं। और हम जो है प्रत्येक वीडियो में कुछ अपनी ऐसी ट्रिक्स लगाते हैं जिससे कि विद्यार्थी बहुत सरलता से उसका उत्तर दे सकता है। तो चलिए, जिन साथियों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इससे जो भी नए वीडियोस हमारे इस चैनल पे अपलोड होते हैं आपको समय समय पे उसका अपडेट मिल जाता है अपलोड होने का। तो चलिए, जिन साथियों ने नहीं किया है वो अभी सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक जरूर कर दें, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है, जिससे कि हम और नए नए बिंदुओं को लेकर के वीडियो बनाते रहते हैं। तो चलिए, आज का जो हमारा मुख्य विषय है वो है कक्षा 8 के संस्कृत प्रश्न पत्र पर किस प्रकार से आप जो है अपना बहुत सरलता से उसको हल कर सकते हो। तो हम सारी ट्रिकली जो उस पर चर्चा करेंगे और नई नई ट्रिक से आप हर सवाल को बहुत कम समय में बहुत पूरे अंकों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं उन पे हम सब पे चर्चा करेंगे। तो चलिए, आज का वीडियो हम इसी बिंदु पे आज चर्चा करते हैं। चलिए, तो देखिए आपके स्क्रीन पर अभी आपको दिखाई दे रहा है कक्षा 8वीं का ये प्रश्न पत्र है। कक्षा 8 में लिखा हुआ है और ये संस्कृत भाषा का प्रश्न पत्र है। कक्षा यहाँ पे 8वीं है और यहाँ पे ये एक संस्कृत भाषा का प्रश्न पत्र है। आपको संपूर्णांक जो मिलने वाले हैं ना, पूर्णांक, वो 60 अंकों का ये प्रश्न पत्र होने वाला है। और आपको जो है सार्ध होरा द्वयम से मतलब होता है, सार्ध का मतलब आधा और होरा द्वयम का मतलब दो, तो दो और आधा मतलब ढाई। तो आपको लगभग जो है 2 घंटा 30 मिनट का समय मिलेगा और हम एक योजना के साथ इस प्रश्न पत्र को हल करने के लिए आगे बढ़ेंगे। आप सभी को ध्यान रखना है कि कैसे हम किस प्रश्न का उत्तर देंगे। तो इसके लिए हम बिल्कुल ट्रिक के साथ, बहुत सरलता के साथ ना एक एक प्रश्न का उत्तर देंगे। आप थोड़ा सा सहजता के साथ ना बड़े ध्यान से एक एक बात को सुनना। आप कक्षा 8 के विद्यार्थी, संस्कृत भाषा में आपकी इतनी गति नहीं होगी तो थोड़ा समझने में आपको दिक्कत आएगी, इसलिए मैं प्रत्येक प्रश्न का हिंदी में अर्थ भी बताता हुआ चलूँगा। तो आप बिल्कुल जो है, यदि आपको लगता है कि आपको जो है डायरी और पेन लेकर के बैठना चाहिए तो आप बिल्कुल अपना डायरी और पेन लेकर बैठ जाइए, क्योंकि हम कुछ ऐसे ऐसे बिंदु पे भी चर्चा करेंगे जहाँ आपको कुछ नोट भी करना पड़ सकता है, लिखना भी पड़ सकता है। और निश्चित रूप से यदि आप इस वीडियो को परीक्षा से पहले पूरा देख लेंगे तो मैं शर्त के साथ कहता हूँ, वादे के साथ कहता हूँ कि आपको पूरे के पूरे नंबर मिलने वाले हैं। तो बिल्कुल चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप उसके सामान्य निर्देशों को पढ़ेंगे। देखो, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, सर्वे प्रश्न अनिवार्य, सब सारे प्रश्न आपको करने हैं। उत्तराणि संस्कृतेन एव लेखनीयानि, जो उत्तर हैं वो आपको संस्कृत में ही लिखने हैं, हिंदी भाषा का बिल्कुल प्रयोग नहीं करना है बेटा। प्रश्नानाम उत्तराणि खंडानुसारम क्रमेण एव लेखनीयानि, आपको जो है ना, देखो प्रश्न में आपको 4 खंड दिखाई दे रहे हैं, खंड क, खंड ख, खंड ग, खंड ग। तो ये 4 जो है ना आपको यहाँ पे खंड दिखाई दे रहे हैं। तो आपको क्या करना है, प्रत्येक खंड का जब आप चुनाव करेंगे तो आपको प्रत्येक खंड के जितने भी प्रश्न हैं ना उनको क्रमशः लिखना है। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। दूसरा, प्रश्न संख्या आपको जरूर लिखनी है। आप जिस प्रश्न का उत्तर लिखने जा रहे हैं आप उसकी प्रश्न संख्या जरूर लिखेंगे। आपको पूरा प्रश्न वापस से उत्तर पुस्तिका में लिखने की जरूरत नहीं, आपकी जो है आंसर शीट में लिखने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आपको केवल प्रश्न संख्या लिखनी है। मान लीजिए आप पहले का जो है पहला प्रश्न कर रहे हो तो वहाँ पे लिखना है प्रश्न संख्या 1 का 1 और उत्तर। इस प्रकार से आपको लिखना है, आपको प्रश्न लिखने की कतई आवश्यकता नहीं है। अब देखो, इसने दे रखा है प्रश्न पत्र में 4 खंडा संति, 4 खंड हैं। कितने खंड हैं? 4 खंड हैं। अब चलिए समझ लेते हैं कि ये खंड कैसे कैसे काम कर रहे हैं ना। तो पहला जो खंड है आपका वो है क खंड, और क खंड कितने अंक का है? 8 अंक का है। अब 8 अंक का क्या प्रश्न होने वाला है उसमें होने वाला है अपठित अवबोधनम, अर्थात आपका एक अपठित अनुच्छेद होगा, अपठित गद्यांश होगा जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा है। आपको उस गद्यांश को पढ़ना है और उस गद्यांश के नीचे जितने भी प्रश्न होंगे 8 अंकों के, आपको उनके उत्तर लिखने हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम पढ़ते हैं दूसरा। ठीक है, दूसरा जो खंड है, ख खंड है, उसमें रचनात्मक कार्य है। रचनात्मक से मतलब है कि आपको जो वाक्य लिखना है, या हम ये कह सकते हैं कि आपको छोटे छोटे वाक्य बनाने हैं, या आपको चित्र देख करके वाक्य लिखना है, या फिर आपको कुछ प्रार्थना पत्र इस समय इस प्रकार का लिखना होगा, है ना। तो ये 12 अंकों का होने वाला है। तो 12 अंकों के जो प्रश्न होंगे वो आपके खंड ख में होंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं। अब यहाँ देखेंगे हम जो ख गण, जो आपका जो है ग खंड है, वो ग खंड जो है उसमें अनुप्रयुक्त व्याकरण है, और व्याकरण भी कहीं बाहर से नहीं आने वाली है। आपकी जो पाठ्य पुस्तक है, मैं तो अपने बच्चों को जब मैं कक्षा में पढ़ा रहा होता हूँ तो स्पष्ट कहता हूँ कि बेटा पाठ के बाद में जितने भी अभ्यास प्रश्न है ना उनको मैं कक्षा में ही शाम पट्ट पे उनकी सहायता से सॉल्व करता हूँ, और फिर उनसे कह देता हूँ कि आप जो है बेटा इन परीक्षा से पहले
व्याकरण के लिए इन सारे अभ्यास प्रश्नों का अभ्यास कर लें, और यहाँ हम उनको कैसे हल करेंगे ये ट्रिक मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। और ये 18 अंकों का होने वाला है। ये जो भाग रहेगा ना व्याकरण वाला, ये 18 अंकों का है। उसके बाद में जो अंतिम भाग है आपका, वो अंतिम भाग जो है आपका, वो है आपका अपठित अवबोधनम। वो पठित अवबोधनम है, ठीक है। पठित का मतलब आप ही के पाठ में पढ़े हुए कुछ पाठों के अंश इसमें आएंगे। जैसे किसी कथा से कथा का अंश आ गया, किसी पद्य से कोई एक पद्य आ गया, किसी पद्य वाले पाठ से, जैसे है ना, और जैसे कोई श्लोक आ गया। और तीसरा जैसे मान लो कोई ऐसा पाठ है जिसमें संवाद हो, नाटक के रूप में कोई हो, तो वहाँ से आ गया। इस प्रकार से वाक्यों का निर्माण कुछ, मतलब इस प्रकार का भाग जो है आपका 22 अंकों का होने वाला है। कितने अंकों का होने वाला है? 22 अंकों का। तो बेटा चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और अब इन जो 4 खंड है ना ये वाले, इनको हम थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। ये प्रत्येक खंड अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है, चारों के चारों खंड अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं समय को ध्यान में रखते हुए। तो पहला जो प्रश्न है ना आपका, वो खंड क का पहला प्रश्न है, और ये 8 अंकों का होने वाला है। कितने अंकों का होने वाला है? 8 अंकों का। अब क्या कर रहा है आपको, देखो इसमें लिखा हुआ है अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा। अधोलिखितम नीचे लिखे हुए गद्यांश को पठित्वा पढ़ करके प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणी, नीचे दिए गए जो प्रश्न हैं उनके उत्तर संस्कृतेन लिखत, आपको संस्कृत में लिखना है। अब कतई घबराने की जरूरत नहीं है आपको, मैं आपको बहुत शानदार ट्रिक बता रहा हूँ, और आपको उसके आधार पर ही जो है ना इसके प्रश्नों के उत्तर लिखना है। अब देखो बेटा, पहला जो प्रश्न है वो क्या है, उसको हम पढ़ लेते हैं। आपको क्या करना है, इसमें एक पद में उत्तर देना है। कितने में? एक पद में। और प्रश्न केवल 3 करने, क्योंकि यहाँ पे जो 3 गुणा 1 लिखा हुआ है, अर्थात ये जो खंड है ये 3 अंकों का है। इसमें इन 4 में से आपको कोई भी 3 प्रश्न करने, ठीक है। अब इनका उत्तर देने से पहले आपको क्या करना है, आपको इस गद्यांश को बहुत ध्यान से पढ़ना है। चलिए हम पढ़ लेते हैं इसको। उत्सव प्रियाई खलु मनुष्य, मनुष्य उत्सव प्रिय होते हैं। इति कालिदासस्य उक्ति, ये कालिदास की उक्ति है। एताम उक्तिम स्वीकृत्य भारते, इस उक्ति को स्वीकार करके भारत देश में जनाः लोग प्रतिदिन, प्रतिमासम रोजाना, प्रत्येक महीने, च किमपि पर्वम मानयन्ति, किसी न किसी पर्व को मनाते हैं। पर्वसु दीपावली अन्यतमम पर्व अस्ति, जितने भी पर्व मनाए जाते हैं ना उनमें दीपावली जो है वो अन्यतम है, मतलब थोड़ा श्रेष्ठ विशिष्ट हो जाती है। जनाः अस्मिन् दिने, इस दिन, किस दिन? दीपावली वाले दिन, स्वस्वगृहे, अपने अपने घर में, दीपान प्रज्वालयन्ति, दीपक जलाते हैं। देखो हम सब लोग जलाते हैं, है ना, हम देखते भी अपने आस पड़ोस में। दीपावली उत्सवम कार्तिकी अमावस्यायाम संपद्यते, दीपावली का जो उत्सव है ना वो कार्तिक महीने की अमावस्या को आयोजित किया जाता है। अमावस्यातः, अमावस्या से 15 दिवस पूर्वमेव, 15 दिन, पंचदश का मतलब 10 और 5। मैंने आपको जब संख्या पढ़ाई है ना उसका वीडियो आप देखना, उसमें बहुत सरल तरीके से समझाया गया है कि कैसे कैसे संख्या को हम संस्कृत में लिखेंगे। तो पंचदश का मतलब है 10 और 5, कितने? 15। तो 15 दिन पूर्व ही जनाः लोग स्वेषाम ग्रहाणाम स्वच्छताम संपादयन्ति, अपने अपने घर की स्वच्छता मतलब साफ सफाई कर लेते हैं, ठीक है। केचन जनाः सुधया भवनम लिम्पन्ति, और कुछ लोग जो होते हैं ना वो ये कहते चूना मिट्टी से या कली से या फिर सफ़ेदी से अपने घर को जो है लीप लेते हैं, या ये कहें कि मिट्टी से लीप लेते हैं। अस्मात् पर्वणः प्राक, इस पर्वणः, पर्व से पहले वर्षा ऋतु भवति, क्या होती है? वर्षा ऋतु। इस पर्व से पहले जो होती है ना वर्षा ऋतु होती है, ठीक है। और उस समय क्या होता है, घर में जहाँ जहाँ भी सर्वत्र मलिनता जायते, बारिश होने से क्या होता है, दीवारों पे जो है वो ये कहते हैं जिसको हरा हरा सा जम जाता है, या दीवारें काली पड़ जाती हैं, या फिर जो है मिट्टी के साथ जब बारिश होती है तो मिट्टी भी उस पर जम जाती है, तो दीवारें हमारी थोड़ी ख़राब सी हो जाती हैं। तो वो कह रहा है कि वर्षा ऋतु होने से दीवारें खराब हो जाती हैं। और गृहे विविधा कीट पतंगा आदि आगच्छन्ति, और घर में उस समय जो है अनेक अनेक प्रकार के जो है कीट पतंग आ जाते हैं। जब आप देखते हैं ना बारिश में आप बल्ब जलाते हैं, लाइट जलाते हैं, तो वहाँ बहुत तरह तरह के कीड़े उसमें आ जाते हैं। एतस्य पर्वणः, इस पर्व के व्याजेन, बहाने से, गृहे, घर में, सर्वत्र, सब जगह, स्वच्छता भवति, साफ सफाई हो जाती है। दीपावली पर्व सर्वे आबाल वृद्धा, आबाल से मतलब बच्चे से लेकर के बूढ़े तक, अत्यंत हर्ष उल्लास से मनाते हैं, ठीक है। ये तो इसका भाव हो गया दीपावली के बारे में, ये आपका गद्यांश है। अब हम देखते हैं इसके जो प्रश्न उत्तर है ना उनको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो बेटा, तो पहला जो आपका प्रश्न है वो यहाँ आ जाता है। देखो ये वाला जो है ना आपका पहला प्रश्न है, यहाँ पे ये वाला पहला प्रश्न है, उत्सव प्रियाः खलु मनुष्याः इति कस्य उक्ति। अब आपको करना क्या है, आपको पहले तो ये देखना है उत्सव प्रिया खलु मनुष्या, ये जो लाइन है ये कहाँ है? पहली लाइन है, देखो हम यहाँ देख पा रहे हैं ना, ये पहली लाइन है, ये रही। तो ये पहली लाइन हम यहाँ देख पा रहे हैं, ठीक है।
अब हम इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे कि उत्सव प्रिया खलु मनुष्य, ये यहाँ लिखा हुआ है। अब ये प्रश्न पूछ रहा है इति कस्य उक्ति, ये किसकी उक्ति है? तो कस्य का मतलब कालिदासस्य, ये किसकी उक्ति है? ये कालिदास की उक्ति है। तो इसका उत्तर क्या हो गया? कालिदास। ठीक है, इसका जो उत्तर होगा वो हो जाएगा आपका कालिदासस्य। ठीक है, कालिदासस्य, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखना आपको, पहले प्रश्न का जो उत्तर है वो आपका हो जाएगा कालिदास, बस थोड़ा यही ध्यान रखना है। ये वाला जो उत्तर है ना आपका, ये कालिदास, ये आपका उत्तर रहने वाला है। चलिए दूसरा प्रश्न हम देख लेते हैं। दूसरा है ये वाला, दीपावली उत्सवम कदा संपद्यते। दीपावली उत्सव कब मनाया जाता है? तो पहले दीपावली उत्सव को ले लो, फिर संपद्यते। अब ये वाले हमें ढूंढने हैं, ये तीनों वाक्य, तीनों जो शब्द हैं, दीपावली उत्सवम संपद्यते, ये तीनों जो वाक्य है ना, ये हमें ढूंढने हैं। कहाँ पे? इस पैराग्राफ में। तो कैसे ढूंढेंगे? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, हम थोड़ा सा इसको ध्यान में देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है कि दीपावली उत्सव कब मनाया जाता है। तो देखो ये वाली जो लाइन है ना, आपको दिख रही होगी, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए कि दीपावली उत्सव जो है कार्तिकी अमावस्या को मनाया जाता है। अब देखो यहाँ थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे ना आप, तो आपको समझ में आ जाएगा, दीपावली उत्सव संपद्यते, और यहाँ भी दीपावली उत्सव और संपद्यते, उसके बीच में आ गया कार्तिक अमावस्या। तो बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि इसका जो उत्तर रहने वाला है ना, वो ये वाला रहने वाला है, ये वाला, ये इसका उत्तर है। ये किसका उत्तर है? इसका, दूसरे का। इस दूसरे वाले का जो उत्तर है ना, वो ये है। ठीक है, तो बस थोड़ा ध्यान रखेंगे आप। चलिए अब हम बात कर रहे हैं तीसरे प्रश्न की। कौन से प्रश्न की बेटा? तीसरे प्रश्न की, ये वाला तीसरा प्रश्न। जनाहा कया भवनम लिम्पन्ति। अब थोड़ा सा जो है कि जनाहा लोग, कया किसके द्वारा, भवनम भवनों को, लिम्पन्ति लीपते हैं। हमने पढ़ा था कि जो है भवनों को लोग लीपते हैं। क्यों लीपते हैं? क्योंकि वर्षा ऋतु में वो खराब हो जाती है उनकी दीवारें। तो यहाँ थोड़ा सा हमें देखना है कि कहाँ लिखा हुआ है। देखो ये रहा, केचन जनाः सुधया भवनम लिम्पन्ति, ये इस पंक्ति में इसका उत्तर है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? चलिए और मैं ध्यान से आपको बता देता हूँ, फिर से आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि ये वाला जो उत्तर, ये वाला जो प्रश्न है ना आपका, ये तीसरा, इस प्रश्न का उत्तर जो है यहाँ है, ये रहा, ये इसका उत्तर है। ठीक है, अब थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला जो प्रश्न है इसका उत्तर आपको यहाँ मिलने वाला है कि जो है केचन जनाः सुधया। अब इसका उत्तर क्या होने वाला है? ये जो सुधया है ना, ये एक पद में उत्तर देना है, इसलिए हम इसका जो उत्तर लिखेंगे वो लिखेंगे सुधया। क्या लिखेंगे? सुधया। बस ये ध्यान रखना है। तो चलिए तीसरे प्रश्न का उत्तर हो गया सुधया। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ते हैं चौथा प्रश्न। यहाँ लिखा है देखो, दीपावली पर्व के मतलब कौन अत्यंत हर्ष और उल्लास से मनाते हैं। दीपावली पर्व को कौन हर्ष और उल्लास से मनाते हैं, ये हमें ढूंढना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दीपावली पर्व शब्द याद रखना है, अत्यंत हर्ष उल्लासेन मानयन्ति, इन शब्दों को हमें कहाँ ढूंढना है? इन शब्दों को हमें यहाँ ढूंढना है। अब कहाँ देखो लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। ये देखो, ये वाला इसका उत्तर है। ठीक है, देखो यहाँ लिखा हुआ है, दीपावली पर्व सब लोग मनाते अत्यंत हर्ष उल्लास से, कौन? आबाल वृद्धा। तो ये आबाल वृद्धा जो है ना, ये इसका उत्तर है। समझ में आ गया आपको? फिर से मैं एक बात बता देता हूँ कि ये जो दीपावली पर्व है अत्यंत हर्ष उल्लास से हम मनाएंगे। इन शब्दों को हम यहाँ ढूंढेंगे, और ये शब्द आपको कहाँ मिल रहे हैं? ये शब्द आपको यहाँ मिल रहे हैं, देखो यहाँ पे, यहाँ मिल रहे हैं इस वाले में। तो इसका जो उत्तर होगा ना इस वाले का, वो ये होने वाला है। बस ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो इनमें से आपको करने कितने? केवल 3 ही करने हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ लिखा हुआ है केवल प्रश्नत्रयम और 3 अंकों का है। तो आपको इन चारों में से केवल 3 ही करने हैं, चारों नहीं करने हैं। ठीक है, केवल 3 करने हैं, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं इसके अगले प्रश्न क्या है। अब यहाँ आपको क्या करना है? यहाँ आपको केवल और केवल जो है एक ही प्रश्न करना है। 2 प्रश्न दिए गए हैं और आपको एक ही प्रश्न करना है, और वो क्या है? 2 अंकों का एक प्रश्न है। तो इन दोनों में से आपको कोई एक करना है, तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखेंगे। यहाँ लिखा हुआ है केवलम प्रश्न एकम, केवल एक प्रश्न आपको करना है। तो चलिए पहले इन प्रश्नों को पढ़ लेते हैं। पहला जो प्रश्न है ना, वो पहला प्रश्न आपका ये है, पर्वसु किम अन्यतमम पर्व अस्ति। तो पर्वसु शब्द को ध्यान रखिए और अन्यतम पर्व को ध्यान रखिए। इन दोनों शब्दों को हम जो है ढूंढेंगे। कहाँ ढूंढेंगे भैया? हम इसमें ढूंढेंगे इनको। अब हम यहाँ ढूंढ रहे हैं, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ये आप जब आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है, देखो ये रहा, ये यहाँ लिखा हुआ है, ये वाला, पर्वसु दीपावली अन्यतमम पर्व अस्ति। पर्वों में दीपावली जो है वो अन्यतम पर्व है। प्रश्न क्या था? देखो प्रश्न ये था कि पर्वों में जो है अन्यतम पर्व क्या है, पर्वों में अन्यतम पर्व क्या है। और यहाँ आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। वहाँ तो आपको एक पद में उत्तर देना था, यहाँ आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। तो बेटा हमें क्या करना है? जो हमने पहले अभी देखा ना, कहाँ देखा है? देखो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपने देखा है ये वाला जो मैंने आपको दिखाया था ना, ये वाली जो आपकी पंक्ति है, ये वाली पंक्ति जो है, ये इसका पूरा उत्तर है। बस यही आप ध्यान रखेंगे, ये आपको पूरा लिखना है उसमें। तो
उस प्रश्न का यदि आप एक प्रश्न करेंगे तो उसका पहले वाले का तो उत्तर ये है। दूसरा हम और देख लेते हैं। दूसरा वाला जो आपका प्रश्न है वो ये है, ये गृहे विविधा के आगच्छन्ति, घर में विविध लोग से क्या क्या आ जाते हैं, अलग अलग प्रकार के कौन आ जाते हैं, है ना। तो कौन आ जाते हैं, तो यहाँ क्या ध्यान रखना है, गृह विविधा शब्द को याद रखिए और आगच्छन्ति को याद रखिए। और इन दोनों शब्दों को हम कहाँ ढूंढ रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं इस पैराग्राफ में। अब देखो कहाँ मिलता है हमें जो मिलेगा विविधा आगच्छन्ति वो मिलेगा ये, देखो यहाँ पे ये है लिखा, ये लिखा है गृहे विविधा कीट पतंगादय आगच्छन्ति। तो ये उस प्रश्न का उत्तर रहने वाला है। कौन से प्रश्न का, दूसरे प्रश्न का। कौन से प्रश्न का, जो दूसरा प्रश्न हमने यहाँ देखा है ना, ये वाला, इसका जो उत्तर रहने वाला है वो कहाँ रहने वाला है, उसका उत्तर मैंने आपको अभी भी बताया। उसका जो उत्तर रहने वाला है वो ये रहने वाला है, ठीक है। ये बस इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये आपका जो है उसका दूसरे प्रश्न का उत्तर है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ करना केवल एक ही प्रश्न है, बस ये ध्यान रखना, केवल एक ही प्रश्न करना है, दोनों नहीं करने, और पूर्ण वाक्य लिखना है, ठीक है। पूर्ण वाक्य लिख करके जब आप लिखेंगे तो आपको उसके पूरे अंक मिल जाएंगे। अब हम बात कर रहे हैं तीसरा स, इसमें लिखा यथा निर्देशम उत्तरत। यहाँ आपको जैसा निर्देश दिया गया ना वैसा उत्तर लिखना है, और यहाँ भी केवल आपको प्रश्न 2 करने, इन तीनों में से कोई भी 2 करने हैं, तीनों नहीं करने, केवल 2 प्रश्न आपको करने हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। लिखा हुआ है देखो, मलिनता इति पदस्य किम विलोम पदम गद्यांश से प्रयुक्तम। मलिनता इस पद का कौन सा विलोम शब्द जो है वो गद्यांश में आया है। तो विलोम आप समझते हैं, अपोजिट होता है। अब देखो मलिनता का मतलब हमने बताया था उस समय, मलिनता मतलब गंदगी, और गंदगी का जो उल्टा क्या होगा, सफाई। तो सफाई के लिए यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है, देखो ये लिखा पहला ही है स्वच्छता, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, स्वच्छता। समझ में आ रहा है आपको, ये वाला, ये स्वच्छता, ये इसका उत्तर रहने वाला है। क्योंकि हमने जो लिया है ना शब्द, हमने जो शब्द लिया है वो लिया है यहाँ पे, हमने जो शब्द लिया है वो यहाँ पे ये लिया है, देखिए ठीक है। तो यहाँ हम जो पहला जो पढ़ रहे हैं ना, वो पहला ये पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे, देखो पहला जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे जो पहला है वो ये है, ये मलिनता। तो मलिनता इति पदस्य किम विलोम पदम गद्यांश से प्रयुक्तम। तो मलिनता का मतलब क्या होता है, गंदगी, है ना। और गंदगी का उल्टा क्या हो जाएगा, अपोजिट क्या हो जाएगा, विलोम शब्द क्या हो जाएगा, सफाई। तो सफाई के लिए यहाँ पे जो शब्द दे रखा है ना वो ये दे रखा है, देखो स्वच्छता, क्या दे रखा है, स्वच्छता। तो ये इसका क्या हो जाएगा, विलोम शब्द हो जाएगा। बाकी दीपावली, पर्व, जना, दीपावली का मतलब दीपावली, पर्व का मतलब त्यौहार, जना का मतलब लोग, तो मलिनता का ये तो विलोम शब्द नहीं होगा। तो बस हमें यही ध्यान रखना है कि जो मलिनता शब्द है उसका होगा स्वच्छता। तो इसका मतलब ये इसका जो है कै, इसका उत्तर हो जाएगा ये वाला। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद दूसरा प्रश्न है आपका ये, जनाः इत्यस्य विशेषण पदम अत्र गद्यांश से किम प्रयुक्तम अस्ति। तो जनाः शब्द है, जनाः का मतलब लोग होता है, और इसके लिए विशेषण पद कौन सा आया है। तो विशेषण आप समझते हो, देखो 2 शब्द होते हैं, एक विशेष्य होता है, एक विशेषण होता है। विशेषण किसे कहते हैं, जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, ठीक है। और जो संज्ञा और सर्वनाम पद होते हैं वो विशेष्य कहलाते हैं। तो यहाँ पे जो विशेष्य पद हो गया वो क्या हो गया, वो तो हो गया जना, है ना। तो जना तो यहाँ पे विशेष्य हो गया। अब इसके लिए विशेषण पद कौन सा आया है, तो देखो हम पढ़ लेते हैं इसमें। हम अब इस पैराग्राफ में ये ढूंढेंगे कि कहाँ पे जो है विशेष्य से पहले, मतलब जना से पहले कौन सा शब्द आया। तो जना से पहले जो शब्द आया होगा ना वो निश्चित रूप से इसका क्या होगा, इसका विशेषण पद होगा। अब देखो यहाँ आया है ये केचन जना, समझ में आ रहा है आपको, देखो देख पा रहे होंगे आप, ये केचन जना। तो केचन जना में जो जना है वो तो वहाँ आ ही गया, बच गया क्या, केचन। तो केचन इसका उत्तर रहने वाला है, बस ये आप ध्यान रखिएगा। फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ जो आप देख पा रहे हैं ये केचन जना वाला जो है ना, इसमें तो जना तो क्या हो गया, इसका जना तो उसमें दे ही रखा है, बच गया क्या, केचन। तो केचन उसका उत्तर हो जाएगा। अब हम देख लें इसमें कहाँ पे है केचन, देखो केचन यहाँ पे दे रखा है ये ग। तो इसका जो उत्तर होने वाला है वो ग होने वाला है, किसका, दूसरे का उत्तर जो हो जाएगा ग हो जाएगा, क्योंकि वहाँ जना से पहले केचन उसका विशेषण पद दे रखा है। तो चलिए अब हम तीसरा देख लेते हैं। तीसरा जो ये है, दीपकान इति पदस्य पर्याय पदम किम। अब पर्याय समझते हो, पर्यायवाची, पर्यायवाची का मतलब क्या होता है, सिनोम्स, उसका समानार्थी। तो समानार्थी को आप पर्यायवाची कह दो या सिनोम्स कह दो आंग्ल भाषा में, अंग्रेजी में, है ना, इंग्लिश में। तो यहाँ पे हम जो दीपकान शब्द है ना, उस दीपकान का पर्यायवाची देखो ढूंढते हैं। तो दीपावली तो क्या हो गया, पर्व हो गया। यदि हम पहला देखते हैं यहाँ पे, तो पहला जो है वो तो दीपावली हो गया। उसके बाद में दीपान, तो दीपकान का क्या हो जाएगा, दीपान। संपादयंती मतलब समाप्त करते हैं, है ना, या उसको पूरा करते हैं। और पर्व तो हमने पढ़ ही लिया। तो अब क्या बच गया इसमें, दीपकान का यदि बात करते हैं तो दीपान उसका हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे उत्तर हो जाएगा ख। और देखो इसमें आया भी है, हम एक बार पढ़ लेते हैं। देखो इसमें यहाँ आया भी है, हम इसको जब ध्यान से देखेंगे ना तो यहाँ पे दीपान शब्द जो है वो आया भी है इसमें। देखो ये रहा, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो है दीपान शब्द आया है, देखो ये रहा, ये दीपान,
ये वाला जो शब्द है दीपान, ये आया है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो उत्तर होगा वो यहाँ पे दीपान ही होने वाला है, ठीक है। ये वाला जो दीपान है इसका उत्तर, इसका मतलब इसका उत्तर ख, किसका, तीसरे का। आपको करने हैं केवल 2, तीनों नहीं करने, आपको केवल 2 करने। तो यहाँ तक मुझे लग रहा है कि शायद ये 8 अंकों का जो प्रश्न आपकी समझ में आ गया होगा। करना कुछ भी नहीं है आपको, केवल जो प्रश्न है उस प्रश्न के जो शब्द है ना, उन शब्दों को हमें ढूंढना है, ठीक है। और यहाँ पे जो है इनको समझना है, ये विलोम शब्द पूछ रहा है, ये विशेषण पूछ रहा है, ये पर्याय पद पूछ रहा है, बस यही सब इसमें पूछा जाता है और इसका आप धीरे से अर्थ लगा लेंगे इसमें, है ना। तो ये तो था आपका पहला प्रश्न। अब हम बढ़ते हैं खंड ख की ओर। खंड ख में क्या करना है, रचनात्मक कार्य करना है। रचनात्मक का मतलब भाषा लिखनी है आपको, और ये 12 अंकों का होने वाला। कितने अंकों का, 12 अंकों का, ठीक है। अब क्या करना है आपको देखो ये लिखा हुआ है, प्रश्न संख्या 2 लिखी हुई है यहाँ पे। चित्रम दृष्टवा, चित्र को देख करके, मंजुषातः, मंजुषा क्या होती है, मंजुषा मतलब तालिका होती है। क्या होती है, तालिका। देखो तालिका कौन सी, ये वाली, इसको हम मंजुषा कहते हैं। ये जो शब्द लिखे हुए हैं ना, इसको हम तालिका कह देंगे, इसको मंजुषा कह देंगे। और आपको जो है ना इस चित्र को देख करके, ये चित्र है ना, इस चित्र को देख करके आपको क्या करना है, 4 वाक्य लिखने हैं। देखो यहाँ पे लिखा चत्वारि वाक्यानि लिखत, आपको 4 वाक्य लिखने हैं। क्लियर, इसको बस ध्यान रखना है थोड़ा सा कि यहाँ पे आपको चित्र देख करके 4 वाक्य लिखने हैं, और प्रत्येक वाक्य जो है वो 2 अंकों का रहने वाला है। तो यहाँ से कुल मिलाकर के 4 × 2 = 8 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस चित्र को पहले ध्यान से देख लो। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो भी बनाया और डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक भी डाल दूंगा। चित्र देख करके आपको जब वाक्य लिखना है तो बहुत ही सरल है। अब आप थोड़ा ध्यान से देखना है ना, और सुनना उस बात को कि हम कैसे वाक्य बना रहे हैं। सबसे पहले तो आप खुद चित्र देख लो, आपको इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। देखो सबसे पहले आपको इस चित्र में जो जो दिखाई दे रहा है हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखो सबसे पहले हम देख पा रहे हैं यहाँ पे पेड़ है। यहाँ पे पेड़ मतलब पेड़ को हम कहते हैं वृक्ष। क्या कहते हैं, वृक्ष। अब यहाँ पे आपको स्कूल दिख रहा है, ठीक है। स्कूल को क्या कहते हैं, विद्यालय, ठीक है। यहाँ पे आपको बालक दिख रहा है ये बालक, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बालकः, यही बोलेंगे। अब उसके हाथ में आपको पुस्तक भी दिख रही होगी, ये तो पुस्तक भी है। उसके पास बैग भी है ना, तो बैग को हम क्या बोलेंगे, स्यूतः बोलते हैं। पुस्तक को हम पुस्तकम बोलते हैं। अब यहाँ पे एक झंडा भी दिख रहा है आपको, इसको हम बोलते हैं ध्वजः। आपने पढ़ा भी होगा, ध्वज कहते हैं उसको, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पे आपको उसका मेन गेट भी दिख रहा है, इसको द्वारम भी कहते हैं। अब जो आपको खिड़कियाँ दिख रही हैं उनको हम वातायनम कहते हैं। क्या कहते हैं इनको हम, तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं। आपका ये जो है ना खंड ख, और इसमें करना क्या है, रचनात्मक कार्य करना है आपको। क्या करना है, रचनात्मक कार्य। और ये जो है 12 अंकों का होने वाला है। अब रचनात्मक से मैं आपको बता दूं, यहाँ पे रचनात्मक से मतलब है कि आपको खुद को वाक्य लिखने हैं, मतलब भाषा की संरचना करनी है। अब भाषा की संरचना आप कैसे करेंगे भैया, भाषा की संरचना के लिए आपको थोड़ा सा भाषा के साथ काम करना पड़ेगा, और उसमें ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बस मेरा ये वीडियो बड़े ध्यान से आपको सुनना है। ये जो चित्र देख करके वाक्य लिखने वाली बात है ना, इसके लिए मैंने अलग से भी वीडियो बना रखा है, उसका लिंक भी मैं आपको सब्सक्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ से उस लिंक को क्लिक करके और उस पूरे वीडियो को देख लेना। बहुत सरलता समझा है, यहाँ भी मैं आपको समझा देता हूँ। थोड़ा सा आप ना उसको ध्यान से देखना है। देखो कैसे क्या करना है हमें। देखो प्रश्न कह रहा है चित्रम दृष्टवा, चित्र को देख करके, मंजूषा से। अब ये मंजूषा क्या है, आप जब नीचे देखेंगे ना, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, यहाँ पे ये मंजूषा है। ये वाली जो है ना, ये मंजूषा है, ये पूरी मंजूषा है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, मंजूषा शब्द लिखा भी हुआ है। अब देखेंगे ना, ये देखो यहाँ पे मंजूषा भी लिखा हुआ है, ये रहा मंजूषा। उस मंजूषा का मतलब क्या है कि यहाँ बहुत सारे शब्द दे रखे हैं। देखो ये विद्यालय, अस्ति, मम, बाला, अहम, प्रतिदिनम, प्रार्थना, क्रीड़ांगण, है ना, पठामी, खेलामी, धावामी, खादामी, ऐसे बहुत सारे उसने शब्द लिख रखे हैं, पद लिख रखे हैं, जिसमें क्रियापद भी हैं और शब्द रूप भी हैं। अब इस मंजूषा वाले इन शब्दों का हम कब प्रयोग करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ अभी। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इस मंजूषा को देखना है, और उसके बाद करना क्या है, आपको 4 वाक्य लिखने हैं। कितने वाक्य लिखने हैं, 4 वाक्य, और प्रत्येक वाक्य जो है ना वो 2 अंकों का रहने वाला है, ठीक है। तो इस प्रकार से जब हम बात करेंगे तो आपको 4 वाक्य लिखने हैं और 2 अंकों के लिखने हैं। तो ये कुल मिलाकर के आपका 8 अंकों का प्रश्न होने वाला है। तो बहुत सरलता से 8 के 8 अंक जो है आपके हो जाएंगे। बस थोड़ा सा ध्यान से देखना है। कैसे, देखो ध्यान से देखो। पहले आप इस चित्र को देखो, इस चित्र में आपको क्या क्या दिख रहा है। देखो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा यहाँ पे स्कूल, ठीक है। तो स्कूल को हम क्या कहते हैं, विद्यालय कहते हैं। देखो आपकी इस मंजूषा में भी दे रखा है विद्यालय, ये दे रखा है विद्यालय। तो स्कूल को हम कहते हैं विद्यालय, ठीक है। अब उसके बाद में क्या करना है आपको, देखो मैं आपको बता देता हूँ। अब जब हम उसको देखेंगे ना,
तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको इसमें एक पेड़ भी दिख रहे होंगे, देखो वृक्षः, ये बहुत सारे पेड़ हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में आपको जो है एक ध्वज भी दिख रहा होगा, ये झंडा दिख रहा है आपको, ये ध्वज। उसके बाद बालक, बालक उसके हाथ में पुस्तक भी है, उसके पास बैग भी है, उसके हाथ में सेब का फल भी है ना। और ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब वो क्या करता है बालक पुस्तक में, विद्यालय में क्या क्या करता है आप ये देख लें। विद्यालय में आप क्या क्या करते हो, आप खेलते भी हो, आप पढ़ते भी हो, आप अपना लंच बॉक्स लेके जाते हो, वो खाते भी हो, आप दौड़ते भी हो, है ना, बहुत सारे आप काम करते हो। तो अब थोड़ा सा हम ध्यान से देखते हैं। देखो अब आपको करना क्या है, आपको देखो आपको यहाँ पे एक दिख रहा होगा ना कुछ, यहाँ पे 5 वाक्य लिखे हुए हैं, देखो 1 से लेकर के 5, ठीक है। 1 से लेकर के 5 वाक्य लिखे हैं यहाँ पे, देखो ये यहाँ पे लिखे हैं 5 वाक्य। और लिखा कैसा है, बिल्कुल साधारण लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो अस्मिन चित्रे अस्ति सन्ति। अब थोड़ा आप देख लो, अस्मिन का मतलब होता है इसमें, चित्र मतलब चित्र में, इस चित्र में। अस्ति का मतलब जब कोई भी चीज़ एक होना, एक, कोई भी वस्तु जो आपको चित्र में दिखाई दे रही है वो केवल संख्या में यदि एक है तो उसको हम संस्कृत में कहते हैं एक वचन। क्या कहते हैं, एक वचन, ठीक है। बस अब आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि भाई जो संख्या में एक है, संख्या में क्या है, एक है। यदि संख्या में एक है तो आएगा अस्ति, और यदि संख्या में वो 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, ऐसे हैं, तो फिर आएगा सन्ति। बस ये ध्यान रखना, इस चित्र में यदि एक है तो अस्ति, और यदि इस चित्र में बहुत सारे हैं तो सन्ति। और ये आपको सब जगह लिखना है, ठीक है। ये वाला आपको सब जगह लिखना ही लिखना है, अस्मिन चित्रे। तो ऐसे ऐसे आपको 5 वाक्य लिख लेना है। कितने वाक्य लिखेंगे आप, 5। देखो ये लिख रखा है यहाँ पे, ये 5 वाक्य मैंने लिख रखा है, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब आपको कितने लिखने हैं, आपको तो केवल 4 ही लिखने हैं। तो आप इस प्रकार से पहले लिख लें आप अस्मिन चित्रे, ठीक है, ये लिख लें आप अस्मिन चित्र के बाद में। अब आप लिख लें उसमें, यदि उसमें एक है तो अस्ति, बहुत सारे हैं तो सन्ति। और कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ, बस इस चित्र को आप ध्यान से देख लो और इसको नोटबुक पे आप उतार लो। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, देखो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो कि आपको वाक्य लिखने कैसे हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो रिक्त स्थान है ना, ये वाले, इनमें भरना क्या है। अब इनमें जो जैसे आप भरेंगे आपका वाक्य पूरा हो जाएगा। चलो देखते हैं कैसे भरेंगे, है ना। थोड़ा हम वापस चलते हैं। अब देखो हम यहाँ देख पा रहे, चित्र देख पा रहे हैं अपना। अब करना क्या है आपको, देखो इस मंजूषा में देखना है आपको। अब मंजूषा में क्या क्या है, देखो विद्यालय है, ठीक है। उसके बाद में क्या है विद्यालय में, देखो क्रीड़ांगण है, क्रीड़ांगण मतलब खेल का मैदान होता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आप देखेंगे कि इस बच्चे के हाथ में क्या क्या है, ठीक है। अब इस मंजूषा में जो शब्द नहीं मिल रहा है हमें, उससे भी बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे जैसे आपको दिख रहा है बालक, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे जैसे आपने देखा था, आपने लिखा था ना 5 वाक्य लिखे थे, कौन से। यदि आपने लिख लिए होंगे तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ मैंने क्या बोला था उस समय, आपको कौन कौन से 5 वाक्य लिखने थे। अस्मिन चित्रे रिक्त स्थान अस्ति या सन्ति, ठीक है। ये आपने नोटबुक में नोट भी कर लिया होगा। अब आपको वैसे वैसे 5 वाक्य लिख लेने हैं। उसके बाद में जो रिक्त स्थान है वहाँ पे सबसे पहले भर दो आप विद्यालय। क्या भरोगे, देखो पहले वाले में आप भर दो विद्यालय, ये वाला अस्मिन चित्रे विद्यालय अस्ति, हो गया एक वाक्य। चलिए दूसरा देख लेते हैं। उसके बाद में है अस्मिन चित्रे, क्या है, देखो पेड़ है यहाँ पे, ये रहा पेड़। अस्मिन चित्रे वृक्षः, पेड़ को क्या बोलते हैं, वृक्ष। और यदि आपको वृक्ष भी नहीं पता, आपको केवल पेड़ पता है, तो आपको लिखना क्या है उसमें, अस्मिन चित्रे पेड़ अस्ति। वो अगर आपने पेड़ भी लिख दिया ना तो भी वो आपको 2 में से 1 नंबर तो जरूर देगा, क्योंकि आपने अस्मिन चित्रे अस्ति ऐसा तो लिख दिया है, तो आपको वो 2 में से 1 नंबर तो देगा ही देगा। और यदि आपने पेड़ को वृक्ष लिख दिया तो आपको 2 के 2 मिल जाएंगे। बात समझ में आ रही है। उस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। अब देखो यहाँ पे दे रखा है इसमें अहम, आप ध्यान से देख रहे हो, अहम, अहम का मतलब होता है मैं, अहम मतलब मैं। और उसके बाद एक और भी शब्द उसने दे रखा है, देखो ध्यान से देखना, उसने यहाँ दे रखा है प्रतिदिनम, मतलब रोजाना, ठीक है। तो अहम प्रतिदिनम, अब देखो अहम प्रतिदिनम, ये तो आपने ले लिया, यहाँ पे आपने ये ले लिया। देखो मैं आपको ध्यान से बता दूं, आपने एक तो क्या ले लिया, आपने एक तो अहम ले लिया, प्रतिदिनम ले लिया। अब आप प्रतिदिन क्या क्या करते हो, आप पढ़ते भी हो, आप खेलते भी हो, आप दौड़ते भी हो, आप खाते भी हो। बस सीधा सीधा यही लिखना है और हमें कुछ नहीं लिखना है कि भाई अहम। देखो मैं आपको दिखा दूँ, दोबारा से हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे अहम प्रतिदिनम पठामि, फिर दोबारा से अहम प्रतिदिनम खेलामि, अहम प्रतिदिनम धावामि, अहम प्रतिदिनम खादामि, ऐसा भी आप लिख सकते हो। और यदि आप वैसा नहीं लिख रहे हो तो जैसे मैंने आपको बताया था ना, 5 वाक्य आपको बताए थे, देखो ध्यान से देखना, जैसे मैंने आपको 5 वाक्य बताए थे। कौन से 5 वाक्य बताए थे मैंने आपको, अस्मिन चित्रे रिक्त स्थान अस्ति, तो आप क्या क्या लिखोगे, देखो अस्मिन चित्रे बालक अस्ति,
अस्मिन् चित्रे पुस्तकमस्ति, अस्मिन् चित्रे सेवफलमस्ति, अस्मिन् चित्रे विद्यालयः अस्ति, अस्मिन् चित्रे ध्वजः अस्ति, अस्मिन् चित्रे वृक्षः अस्ति, अस्मिन् चित्रे आकाशः अस्ति, अस्मिन् चित्रे वातायनमस्ति, है ना, अस्मिन् चित्रे द्वारमस्ति। कुछ भी लिख लो आपको केवल 4 वाक्य लिखने, मैंने आपको 10 बता दिए कम से कम। तो ऐसे जब आप जो है चित्र देख करके वाक्य लिखेंगे तो आप निश्चित रूप से 8 में से आपको 8 ही अंक मिलने वाले हैं, आपका एक भी अंक नहीं कटेगा, ये मेरी गारंटी है। चलिए समझ गए होंगे आप। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि पुस्तकालय, पुस्तकालय का मतलब होता है लाइब्रेरी, ठीक है, पुस्तकालय मतलब लाइब्रेरी। इस विषय को लेकर के आपको 4 वाक्य लिखने हैं। अब आपको चित्र देख करके 4 वाक्य लिखना ज़्यादा सरल लग रहा है या फिर पुस्तकालय इस विषय को लेकर के आप 4 वाक्य लिखेंगे? आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपको सरल कौन सा लग रहा है। आप पुस्तकालय पे 4 वाक्य लिख सकते हैं, यदि आपको भाषा आती है आप लिख देंगे, क्योंकि सबके विद्यालय में लगभग लाइब्रेरी होती है। अब लाइब्रेरी में क्या क्या होता है ना, क्या क्या होता है, बहुत सारी पुस्तकें होती हैं, अलमीरा होती है ना, पंखा होता है, डेस्क होती है, पढ़ने के लिए बहुत सारे अलग अलग तरह के वहाँ पे बड़े बड़े ग्रंथ भी होते हैं। तो आप छोटा छोटा लिख सकते हो कि भाई मेरे विद्यालय में लाइब्रेरी है, बहुत सारी पुस्तकें हैं, उनको आप, यदि आपको भाषा आती है तो आप यहाँ 4 वाक्य लिख दोगे। बाकी जहाँ तक मेरे को लगता है आपको चित्र देख करके 4 वाक्य लिखने चाहिए, क्योंकि वो आपके लिए बहुत सरल रहने वाला है, ठीक है। बाकी यदि आप फिर भी इसमें देखना चाहते हैं कि भाई हम 4 वाक्य क्या लिख सकते हैं, तो आप इसमें लिख सकते हैं कि मम विद्यालये पुस्तकालय अस्ति, मम मतलब मेरे विद्यालय में पुस्तकालय अस्ति है, मेरे विद्यालय में पुस्तकालय है। पुस्तकालय बहूनि पुस्तकानि सन्ति, पुस्तकालय में बहूनि मतलब बहुत सारी, पुस्तकानि पुस्तकें, सन्ति हैं, पुस्तकालय में बहुत सारी पुस्तकें हैं। अब अहम प्रतिदिनम पुस्तकालयम गच्छामि, मैं प्रतिदिन पुस्तकालय में जाता हूँ, है ना। अहम प्रतिदिनम पुस्तकालये पत्रम पठामि, मैं रोजाना पुस्तकालय में पत्र पढ़ता हूँ। पत्र कौन सा, आप समाचार पत्र पढ़ सकते हैं, है ना, आप वित्त पत्र पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से आप 4 वाक्य इसमें बना लेंगे, ये भी आपका 8 अंकों का रहने वाला है। अब देखो जो तीसरा प्रश्न है ना आपका, वो बड़ा ही सरल प्रश्न है। इसमें क्या करना है आपको, पदानाम मेलनम कृत्वा वाक्यानाम संरचना करनी है। पदों का मेलन, मेलन मतलब ये जो पद लिखे हैं ना यहाँ पे, ये सारे जो पद लिखे हुए हैं, इन पदों को लेकर के आपको वाक्य बनाने हैं। क्या बनाने, वाक्य। और वाक्य भी कैसे, आपको वाक्यों की रचना करनी है। और ये जो है आपको 4 वाक्यों का ये मिला है आपको, प्रत्येक जो वाक्य 1 अंक का है, तो कुल मिलाकर के 4 अंकों का प्रश्न आपका हो जाता है। अब देखो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, आपको थोड़ा सा ना, जो हमने क्रियापद आपको आपके शिक्षक ने भी पढ़ाए होंगे, तो वहाँ पे आपको बस ये देखना है कि अहम जो है ना, अहम, इस अहम के साथ क्या आता है। जैसे अहम पठामि, अहम लिखामि, अहम धावामि, अहम खादामि, है ना, अहम पृच्छामि, अहम सयामि, जो भी है मतलब, है ना। तो इस प्रकार से, तो यहाँ अहम के साथ क्या आएगा, मी आता है लास्ट में, आपको ध्यान होगा। और त्वम के साथ त्वम लिखसी, त्वम पठसी, त्वम गच्छसी, है ना। सह जो है उसके साथ क्या आता है, ती, आपने पढ़ा होगा, सह गच्छति, सह पठति, सह लिखति, सह रोदिति, सह धावति, सह खादति। और तौ जो है, तौ जो आता है वो बहुवचन की बजाय नहीं द्विवचन में आता है, स तौ ते, तो स एक वचन में, तौ द्विवचन में आता है। तो उसी प्रकार आप सबसे पहले इनको जोड़ने का प्रयास करिए। देखो सबसे पहले आप लिखिए अहम, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले आप लेंगे अहम को। अब अहम के साथ क्या आएगा, अहम के साथ आएगा पठामी। अब पठामी का मतलब पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, तो मैं क्या पढ़ूंगा, पुस्तक पढ़ूंगा, घर पढ़ूंगा, लेख। अब देखो इन चारों में से उठाना है आपको। अब अहम जो है वो पुस्तक पढ़ेगा, पुस्तक पढ़ेगा, पढ़ सकता है, ठीक है। गृहम पढ़ेगा, नहीं पढ़ सकता। लेखम पढ़ेगा, पढ़ सकता है। फलम पढ़ेगा, नहीं पढ़ सकता। अब बच गए 2, ठीक है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको यहीं छोड़ देते हैं, क्योंकि अहम के साथ में या तो पुस्तकम आएगा या लेखम आएगा, इन दोनों में से कोई एक आएगा, लेकिन आएगा पठामी, तो पुस्तक भी पढ़ सकता है, लेख भी पढ़ सकता है। चलिए अब हम दूसरा देखते हैं, तुम। अब तुम क्या है, तुम मतलब तुम, ठीक है, तुम मतलब तुम। अब तुम क्या करोगे, तुम लिखोगे, लिखसी पठवामी खादती गच्छता, तो यहाँ आएगा तुम लिखसी, ठीक है, तुम लिखसी, क्योंकि थोड़ा बहुत तो आपको धातु रूप याद होना चाहिए। अब देखो यहाँ इन चारों में से आपको फिर एक उठाना है, तो पुस्तकम और देखो तुम लिखसी। अब तुम क्या लिखोगे, तुम पुस्तक लिखोगे, या फिर तुम घर को लिखोगे, या फिर तुम लेख लिखोगे, या फिर तुम फल को लिखोगे। तो देखो यहाँ पत्र लिखना, लेख लिखना थोड़ा सरल हो जाता है, पुस्तक लिखना एक बड़ी बात है ना। पुस्तक लिखने के लिए थोड़ा सा आपको समझ होनी चाहिए पुस्तक किस प्रकार से लिखी जाती है। तो यहाँ पे जो है आप लेख लिखोगे, क्योंकि लेखम जो शब्द है ना वो थोड़ा सा उससे जुड़ रहा है। देखो हम थोड़ा सा इसको देखते हैं, देखो ये तो त्वम, लेखम और लिखसी, तो ये तीनों का एक जो है विशेष स्वरूप बन जाता है। तो यहाँ हम देखेंगे त्वम, ये लेखम
और ये लिखसी, ये एक चैन बन जाती है। तो त्वम लेखम लिखसी, ये एक वाक्य बन गया। अब जो हमने पहले पढ़ा था किसके साथ में, अहम के साथ में, तो अहम के साथ में हमने पुस्तकम और लेखम दो लिए थे और पठामी था, तो लेखम अब कट गया क्योंकि लेखम तो हमने त्वम के साथ ले लिया। अब यहाँ क्या बनेगा, अहम पुस्तकम पठामी, ये बन गया। ठीक है, तो ये वाक्य पूरा बन गया। तो हम कैसे कैसे करेंगे, हम अहम को मिलाएंगे पुस्तक से, समझ में आ रहा है आपको। चलो उसके बाद में हम देख रहे हैं यहाँ पे जो तीसरा है वो है सह। तो सह क्या करता है, गच्छति पठति, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, खादति। अब वो सह खादति तो मतलब क्या खाएगा, वो पुस्तक को तो खा ही नहीं सकता। पुस्तक को खा सकता है क्या, नहीं। गृह को खा सकता है क्या, नहीं। लेख को खा सकता है, नहीं। क्या खाएगा, फल खाएगा, तो फल आ जाएगा इसमें। और इसको हम ध्यान से देखेंगे तो क्या समझ में आएगा, ये आएगा सह फलम खादति, वह फल खाता है। ठीक है, अब क्या बच गया, या तो आप सीधा सीधा ले लो कि भाई अब जो बच गया है वो एक तो ये बच गया है, उसके बाद में ये बच गया है और ये बच गया है, या तो इन तीनों को मिला दो, ये सबसे सरल है। और अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि भाई तऊ का मतलब होता है दोनों, वे दोनों, और वे दोनों क्या करते हैं, गच्छति गच्छतः, और उसके बाद कहाँ जाएंगे, वो घर जाएंगे। ठीक है, तो अब थोड़ा सा हमें ध्यान से देखना है कि हम मिलाएंगे कैसे। या तो आप इनको जो है लिखो, जैसे जैसे मैंने आपको बताया। देखो अहम को अहम पुस्तकम पठामी, ये हो गया। त्वम लेखम लिखसी, ये हो गया। तो और मैं आपको स्पष्टता से, आप इसको लिख भी सकते हो, है ना। तो आप थोड़ा ध्यान से देखना, अहम पुस्तकम पठामी, ठीक है। त्वम लेखम लिखसी, सह फलम खादति, तौ गृहम गच्छता। इस प्रकार से ये आपका बन जाएगा। समझ में आ रहा है। तो पहला जो वाक्य बनेगा ये मैं इस पर लिख देता हूँ, अहम 1 नंबर, पुस्तकम भी 1 नंबर और पठामी भी 1 नंबर। अब त्वम क्या है, ये 2 नंबर है, तो लेखम भी 2 नंबर, लिखसी भी 2 नंबर। ठीक है, उसके बाद में सह क्या है, 3 नंबर है, तो वह क्या खाएगा, फल खाएगा, इसलिए ये भी क्या हो गया, ये भी आपका 3 नंबर हो गया। और खादति, ये भी आपका 3 नंबर हो गया। अब तऊ बच गया 4 नंबर, गृहम 4 नंबर, गच्छता 4 नंबर। अब कहने का मतलब जो जिस अंक पे लिखा है, तो 1 1 1 अहम पुस्तकम पठामी। समझ में आ रहा है आपको। 1 1 1 का मतलब अहम पुस्तकम पठामी, 2 2 2 का मतलब होता है त्वम लेखम लिखसी। क्लियर, बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इस प्रकार से आपको जो वाक्य रचना करनी है, लगता है आपको समझ में आ गया हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा है खंड ग। खंड ग जो है आपका अनुप्रयुक्त व्याकरण का है। किसका है वो, अनुप्रयुक्त व्याकरण का। बस आपको ये ध्यान रखना है। अब आपको क्या देखना है, सबसे पहले आपको देखना है कि ये जो प्रश्न है ना आपका, ये आपका प्रश्न आ जाता है लगभग 18 अंकों का। कितने अंकों का, 18 अंकों का। तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने की आवश्यकता है आपको, क्योंकि 18 अंकों का मामला है भाई। तो यहाँ पे जो आपका खंड ग है वो अनुप्रयुक्त व्याकरण का है। और अनुप्रयुक्त व्याकरण का मतलब है कि जो आपके पाठ है ना, उन पाठ के जो पीछे अभ्यास प्रश्न दे रखे हैं वहीं से ये सारे प्रश्न आए हैं। अब आपको थोड़ा सा अपनी जो पाठ्यपुस्तक है उसका अभ्यास प्रश्नों को भी देख लेना है, वहाँ से आपको सारा का सारा मैटर मिल जाएगा। अब करना कैसे है वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। बड़े ध्यान से देखना है आपको, बिल्कुल सरलता से। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आपने ये पूरा वीडियो देख लिया ना, तो निश्चित रूप से आप जो है 60 में 60 नंबर लेके आओगे, मेरी पूरी गारंटी है। बस आपको वीडियो बीच में छोड़ना नहीं है। आपको एक एक चीज़ को ना, एक एक बिंदु को, एक एक प्रश्न को बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत ध्यान से समझना है। आपने जो डायरी और पेन ले रखा है, आप नोट भी कर सकते हो कि आपको उस प्रश्न का उत्तर कैसे देना है, सर ने कैसे दिया था। तो चलिए डायरी और पेन आप बनाए रखिए अपने साथ, और हम पढ़ते हैं अब इसका चौथा प्रश्न। जो ये चौथा प्रश्न है इसको पढ़ेंगे। अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पद में संधि और संधि विच्छेद करनी है। आपको संधि करनी है या फिर संधि विच्छेद करना है। यदि अलग अलग दे रखा है तो उसको संधि कर देंगे, जोड़ देंगे। और अगर उसने संधि दे रखा है, जोड़ के दे रखा है, तो उसको हम अलग अलग कर देंगे। अब थोड़ा सा आपको ये देखना है कि जब हम संधि विच्छेद करते हैं ना बेटा, तो दोनों जो शब्द होते हैं ना उनका अर्थ होता है। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी अलग अलग कर देंगे। हम जिस शब्द को बीच में से जहाँ से अलग अलग करेंगे, तो जो अलग अलग करने के बाद 2 शब्द बने हैं ना, वो दोनों शब्द अपना अर्थ रखते हैं, वो निरर्थक नहीं होते, उनका कोई ना कोई अर्थ जरूर होता है। तो उसको संधि विच्छेद करने से पहले ये जरूर ध्यान रखना कि आपने जो अलग अलग किया है उसका कोई मीनिंग निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, इस बात का ध्यान रखना। तो चलिए अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ है सूर्यास्त समये। देखो ये जो प्रश्न है ना आपका पहला प्रश्न, इस प्रश्न का जो है सूर्यास्त समय लिखा हुआ है। ठीक है, सूर्यास्त समये दधिपुच्छः महति गुहाम दृष्टवान। अब आपको इससे कोई मतलब नहीं है, पीछे वाले से। आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान देना सूर्यास्त समय, इस वाले पद पे आपको ध्यान देना है, क्योंकि आपकी जो संधि जो हो रही है ना वो इसी पद से हो रही है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है। आपको कौन सा, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सूर्यास्त समय वाला, इस पद को जो है आप अलग अलग करेंगे। अब कैसे करेंगे भाई, जब आप अलग अलग करेंगे तो देखो, या तो इसको अलग करेंगे सूर्यास्त और समय,
अब देखो सूर्यास्त और समय हो सकता है क्या? यदि हम इसको अलग अलग करें यहाँ पे, यदि बीच में से ऐसे अलग अलग कर दे सूर्यास्त और समय, तो ऑप्शन दे रखा है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं होगा। दूसरा देख लेते तरीका क्या होगा। अब देखो सूर्या शब्द होता है? नहीं होता जी। सूर्य होता है जी? होता है। सूर्यास्त अस्तमय, और अस्त अस्त इसमें 2 बार आ गया, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। अब क्या बच गया? अब बच गया सूर्य अस्तमय। ठीक है, सूर्य अस्त समय। यहाँ पे दीर्घ संधि हो जाएगी, क्योंकि आपको आपके सर ने बताया होगा कि अ और अ दोनों मिलकर के क्या बनता है? आ बनता है। ठीक है, तो सूर्य में जो आ आया है ना, ये यही वाला आ है। तो यहाँ पे सूर्य का ए और अस्त का ए दोनों मिलकर के क्या बन गए? आ बन गए। बस ये ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ जो आपका उत्तर रहने वाला है वो रहने वाला है ये वाला ख। ठीक है, तो आपका जो उत्तर रहने वाला है वो ख रहने वाला है। बस इस बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ भी देखो लिखा हुआ है च धन अपि। अब यहाँ पे च प्लस अपि दे रखा है, च धन अपि दे रखा है ना। तो च में क्या है? देखो आपने वही उसी की बात कर रहे हैं हम, ए और ए दोनों मिलकर के क्या बन जाता है? आ बन जाता है। अभी अभी हमने पढ़ा है। तो यहाँ क्या है? च में किसकी ध्वनि आ रही है? ए की ध्वनि आ रही है। मैं आप ही की भाषा में समझा रहा हूँ बेटा, बिल्कुल 8th क्लास की भाषा में समझा रहा हूँ। जबकि इस प्रकार से हम मूल व्याकरण नहीं पढ़ सकते, उसमें हम अ को अकार बोलते हैं, है ना। और तो यहाँ थोड़ा सा फिर से आप जो देख पा रहे हैं, यहाँ जो है अ और अ मिलकर क्या बन जाएगा? आ बन जाएगा। बस इस बात का ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पे देखेंगे आप कि क्या है इसमें। देखो अब यहाँ पे जो थोड़ा सा इसमें ना ऑप्शन जो होना चाहिए था, वो होना चाहिए था चा पी, जबकि इसने अलग अलग कर रखा है। संधि का तो हमें, संधि विच्छेद का तो हमें संधि करनी ही करनी है। तो यहाँ जो होना चाहिए था वो होना चाहिए था चा पी, लेकिन इन्होंने जो है ये चा और पी को अलग अलग दे दिया। ठीक है, च और पी तो ये होगा ही नहीं, क्योंकि ए तो कहाँ गया? इसमें है ही नहीं। इसमें च और अपी तो ये दे ही रखा है, तो ये भी दे रखा है, इसका उत्तर हो ही नहीं सकता। ये बच गया इसमें। तो इसको लिखना तो ऐसे चाहिए था, है ना, लिखना ऐसे चाहिए था, लेकिन उन्होंने लिख दिया गलत। कोई बात नहीं, मिस प्रिंट है ये। चलिए, तो इसका जो उत्तर होने वाला है ना बेटा, दूसरे का उत्तर जो है वो ये होने वाला है। आपको करने कितने? 3 प्रश्न करने। ठीक है, तो 2 तो हमने कर लिए। अब जो है तीसरा जो प्रश्न है ना, देखो तीसरे प्रश्न का जो है उसमें दे रखा इत्यादया। क्या दे रखा? इत्यादया। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जब मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था मेरे बच्चों को, तो वहाँ मैंने उनको बताया था कि बेटा जो आधा जो होता है ना, आधा वर्ण जो होता है, इसमें तय जो है ये आधा है, हलंत वाला है। ठीक है, और आधे वर्ण के बाद में यदि या तो ये आए, या वह आए, या र आए, या ल आए, ये ट्रिक्स है, मैं आपको बता रहा हूँ। आधे वर्ण के बाद यदि ये आए, वह आए, र आए या ल आए, यदि ये आते हैं तो ये ध्यान रखना है कि वहाँ पे यण संधि है। तो यह जो होता है वो तो होता है ई को, वह होता है ऊ को, र होता है री को, और ल होता है ली को। बस ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो दे रखा है आपको, यह दे रखा है, तो यह किसको होता है? यह जो होता है वो होता है ई को। तो अब आपको करना क्या है? जो आधा वर्ण है ना ये वाला, ये आधा वर्ण क्या है इसमें? तय। उस तय में आपको क्या जोड़ना है? ई जोड़ना है। और ई जोड़ने के बाद वो क्या बन जाएगा? छोटी ती बन जाएगी, ह्रीश्व तिकार बन जाएगा इसको, यदि व्याकरण की भाषा में कहें तो यहाँ पे तय और ई मिलकर के छोटी ती बन जाती है। और इसको जब अलग कर लेंगे हम, तो या में किसकी मात्रा है? ध्यान से देखना आप इसमें, या में किसकी मात्रा है? आ की मात्रा है। तो या में से आ की मात्रा निकाल देंगे। अब दोनों क्या बच जाएगा इसमें? देखो ध्यान से। अब हम यहाँ पे जब देखेंगे तो देखो इति हमने निकाल दिया। ठीक है, और यहाँ पे सारे ऑप्शन उसने बिल्कुल सही दे रखे, थोड़ा सा गड़बड़ दे दिया इसने, है ना। तो ये वाला ऑप्शन जहाँ मिलेगा ना, वो इसका उत्तर हो जाएगा बेटा। थोड़ा सा मिसप्रिंट है ये इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे अगला जो प्रश्न है उसमें दे रखा है करगद उद्योगे, ये वाला दे रखा है उसमें। ठीक है, तो आपने जो है उसमें जब संधि आपको सर ने पढ़ाई होगी तो उन्होंने बताया होगा कि जो द है ना, उस द में किसकी मात्रा है? अ की, और आगे क्या आ रहा है? उद्योगे में ऊ आ रहा है। तो ये स्थिति जब होती है ना, ए के बाद ऊ आता है, अकार के बाद जब उकार आता है, ए के बाद ऊ आता है, तो इन दोनों के स्थान पे जो हो जाता है ओ आदेश हो जाता है। इसको हम गुण संधि कहते हैं। कौन सी संधि कहते हैं? गुण संधि। ठीक है, तो अब क्या करेंगे यहाँ देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है? देखो दोनों को मिला के लिखेंगे हम। क्या करेंगे? दोनों को मिला के लिखेंगे। तो यहाँ पे जो रूप बनेगा, ये थोड़ा संधि वाला जो प्रश्न है ना, ये कहीं ना कहीं गड़बड़ है इसमें। ये डीओई की साइड से लिया है मैंने, लेकिन फिर भी थोड़ा इसमें मिसप्रिंट है। देखो आपको यहाँ दिख भी रहा होगा, ये आप देख पा रहे हो ना बड़े ध्यान से। इसमें जो है ये डीओई लिखा हुआ है, देखो ये रहा, इस वाले में ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ये DOE
है ना। तो ये DOE का है साइट, आपको नीचे दिख रहा होगा, रिफ्लेक्स कर रहा होगा वो। लेकिन ये थोड़ा संधि वाला पूरे का पूरा जो प्रश्न है ना, वही मेरे को गड़बड़ लग रहा है इसमें। चलो कोई बात नहीं, हम थोड़ा देख लेंगे इसमें। ये पूरे का पूरा जो है ना संधि वाला प्रश्न, ये थोड़ा सा गड़बड़ है। इसके लिए आपने मेरा संधि वाला वीडियो देख लेना, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे देख लेना बेटा। तो यहाँ पे जो इसका रूप बनेगा, मैं चलो बता देता हूँ इन दोनों का। ये करगद और उद्योग इन दोनों को जब जोड़ के लिखेंगे ना, तो इसका जो रूप बनने वाला है वो ये बनने वाला है, ये बनेगा, ठीक है। इस प्रकार से बनेगा ये करगद, ये दय में ओ की मात्रा आ जाएगी, करगद उद्योग, इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। फिर से लिख देता हूँ, हो सकता है आपको कहीं समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं फिर से लिख देता हूँ। थोड़ा सा ध्यान से आप इसको जब देखेंगे तो आपकी वो समझ में आ जाएगा बेटा, ठीक है। करगद उद्योगे, अब आप थोड़ा समझ पा रहे होंगे कि ये जो बनेगा ये इसका स्वरूप बनने वाला है संधि करने के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पे क्या कर रखा है इन्होंने, यहाँ जो है आपको करना क्या है, ये भी आपका 3 अंकों का प्रश्न है देखो। और करना क्या, आपको प्रकृति प्रत्यय जोड़ करके आपको जो है पद बनाने हैं, जो अलग अलग लिख रखा है उसको जोड़ के बनाना है। यहाँ पे मूल रूप से जो आया है ना, वो आया है बेटा उपसर्ग। क्या आया है, उपसर्ग। और उपसर्ग के लिए ना आप मेरा उपसर्ग वाला वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बड़ा ही शानदार वीडियो है, थोड़ा छोटा सा वीडियो है, अगर आप उसको देख लोगे आप जीवन में, आप तो अभी 8वीं क्लास में हो, आप 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं कॉलेज में आप जहाँ भी जाओगे ना, आपको कभी उपसर्ग में दिक्कत नहीं आने वाली है। तो थोड़ा सा आप उसको ध्यान से पढ़ना बेटा, निश्चित रूप से ना ये वाला वीडियो आपके लिए बड़ा लाभदायी होगा, उपसर्ग वाला। आप संस्कृत गुरु यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, संस्कृत गुरु जो आप यूट्यूब पे जाकर के सर्च करेंगे तो वहाँ आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, उपसर्ग वाला भी आपको मिलेगा, तो वहाँ आप जरूर देख लेना इसको। तो चलिए इसको हम थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं, है ना। ये आप देखना ध्यान से, संहरति, ठीक है, संहरति। अब मैं आपको ये बता देता हूँ बेटा, स के ऊपर जब भी बिंदी मिलेगी ना, उसके बाद में आपको जो है ये हरति या हारह, इस प्रकार का जो आपको शब्द मिल जाता है। तो बस ये ध्यान रखना, इसको हम जो लिखेंगे, हम लिखेंगे सम, हलंत वाला मैं लिखेंगे, ये संधि हो जाती है इसमें अनुस्वार संधि हो जाती है, उसका एक अलग जो है स्वरूप है, संधि पढ़ेंगे जब उसमें समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे उपसर्ग कौन सा है, सम उपसर्ग होता है बेटा, ठीक है। जब भी आपको स के ऊपर ये वाली बिंदी मिलेगी ना, ये वाली, तो बस ये वाली बिंदी जो दे रखी है इसमें, ये वाली बिंदी दे रखी है, यहाँ भी ये वाली बिंदी दे रखी है, तो ये वाली जो है ना, यहाँ पे सम उपसर्ग हो जाता है, ठीक है। अब देखो आप उपहारः, ये दूसरा वाला जो दे रखा है ना आपको, दूसरा वाला ये उपधन हारः दे रखा है, ठीक है। अब आप ये ध्यान रखना, बस जब आप उपसर्ग को पढ़ेंगे ना, तो वहाँ आपको ये देखना है कि जो उपसर्ग हैं वो मूल रूप से कैसे लिखे जाते हैं, उनमें हलंत होता है या नहीं होता है। जैसे मान लो आपने उप, अब यहाँ पे देखो उप दे रखा है ना, अब आपको उप ऐसे दे रखा है, और मान लो यहाँ पे अगर किसी ऑप्शन में आपके पास आ जाए और उसमें हलंत लगा दे, तो ये उप होता ही नहीं है। उप कैसा होता है, हलंत रहित उप होता है, ठीक है, जैसा इसमें दे रखा है यहाँ पे ये वाला। तो इसको हम जोड़ के लिख देंगे, क्या बनेगा इसका बनेगा उपहारः, ये रूप इसका बनने वाला है, ठीक है। अभी देखो अभी तीसरा वाला जो है ना, उसमें अभी जो हमने संधि पढ़ी थी ना बेटा, वो उसका बिल्कुल ये का ये उदाहरण आ गया। देखो कैसे आ गया, मैं आपको बता रहा हूँ, देखो थोड़ा ध्यान से देखना आप, इसमें मैं आपको लिख के ही बता देता हूँ। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, अति धन आचारः, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जब यदि किसी ई के बाद में कोई भिन्न स्वर आ रहा है, भिन्न मतलब ई नहीं होना चाहिए बस, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ई के बाद आ रहा है, तो आपको यण संधि वाला जो है उदाहरण यूज करना है। और यहाँ पे ई को क्या हो जाएगा, ये जो अभी अभी हमने पढ़ा था ना उसमें संधि वाले में, तो ई को क्या हो जाएगा, ये अभी तो हमने उसको अलग अलग किया था, तो उसमें हमने देखा था कि ये से पहले यदि कोई आधा वर्ण आता है, वो हमने पढ़ा था। और यहाँ क्या है, यहाँ हमें जो है इसका जोड़ के लिखना है। तो अति में जो है, अति में किसकी मात्रा है, अंत में ती में किसकी मात्रा है, ई की मात्रा है, और इसमें शुरू में क्या आ रहा है, आ। तो ये स्थिति जब होती है ना, तो यण संधि हो जाती है, और यण संधि होने से जो इस ई को ना क्या हो जाता है, उसको ये आदेश हो जाता है। कौन सी, किसको, ये जो ई है ना, ये ई, इस ई को ये आदेश हो जाता है। बस ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ जो रूप बनेगा ना, वो रूप क्या बनेगा मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे बनेगा अत्याचारः, ठीक है, इसको जोड़ के लिखेंगे तो ये बनेगा अत्याचारः। समझ में आ गया आपको। अब देखो मैंने आपको फिर उसी समय आपको बिल्कुल वो देखो सारी चीज़ें ना आपस में जुड़ जाती हैं। अब यहाँ देखो आप, जब आप देख पा रहे हो स्वागतम, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि यदि किसी आधे वर्ण के बाद में, अब यहाँ पे स कैसा है, आधा है, इसमें से कैसा है, देखो आधा ही तो है, ये रहा, है ना। उसके बाद क्या आ रहा है, उसके बाद जो है वहाँ पे वह आ रहा है, वह,
तो मैंने आपको बताया था कि यदि व से पहले आधा वर्ण हो तो वहाँ पे व को क्या आदेश होता है, व में जो है ऊ होता है। क्या होता है? ऊ। व जो है ऊ के स्थान पे होता है। अब क्या करना क्या है, ये स कैसा है? आधा है, ठीक है। स कैसा है? आधा है। तो स में क्या मिल जाएगा भाई? स में जो मिल जाएगा ना, ये व वाला, व को जो ऊ आदेश हुआ था वो ऊ मिल जाएगा स में, और ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा ये? जब हम स में ऊ लिखेंगे बेटा, देखो ये आधा स है, ठीक है, उसमें जब ऊ मिलेगा तो क्या बन जाएगा? ये सु बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या बच गया? व में किसकी मात्रा है? आ की मात्रा है, उसको हम अलग कर देंगे। तो इस प्रकार से ये जो बनेगा ना आपका, इसमें कौन सा है? इसमें सु, ठीक है, धन आगतम, ऐसा बनने वाला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब आपको करना क्या है, देखो नीचे आपको थोड़ा सा प्रश्न को समझना है। ये 3 अंकों का प्रश्न है बेटा, ठीक है, और आपको केवल जो है इसमें ध्यान से करना है, केवल 3 करने हैं आपको, इसमें से केवल 3 रिक्त स्थान भरने हैं, ठीक है, सारे नहीं भरने। अब करना कि आपको मंजूषा से समुचित अव्यपद को लेकर के रिक्त स्थान भरना है, ठीक है। अब आपको सबसे पहले तो ये अव्यपद पढ़ लेने हैं। कौन से वाले? ये वाले जो अव्यपद है ना, ये मंजूषा में जो दे रखे हैं ये वाले, ये अव्यपद आपको पढ़ लेने, ठीक है। जैसे होता है यद्यपि, यद्यपि मतलब तो, इस प्रकार में। अद्य का मतलब होता है आज, आज, अद्य का मतलब आज। आपको आपके शिक्षक ने पढ़ाया होगा, मैंने तो पढ़ाया था मेरी कक्षा में, अद्य, स्व, ह्य। तो अद्य का मतलब होता है आज। एकदा का मतलब होता है, मैं आपको बता रहा हूँ एक एक करके, यद्यपि मतलब तो, और है ना, यद्यपि तो भी, या ऐसा किया था तो भी, यद्यपि उस अर्थ में होता है। और अद्य का मतलब होता है आज। एकदा मतलब एक बार, तावत मतलब जब तक, ठीक है। तो एकदा मतलब एक बार, जैसे आपने खूब कहानियाँ पढ़ी होंगी, एकदा, है ना, एकदा एक राजा आसीत, एक बार एक राजा था। और एक होता है तावत, तावत मतलब जब तक, मैं नहीं आऊँ जब तक, उस अर्थ में ये होता है। तो अब सबसे पहले तो हमने इसको तो है अर्थ समझ लिया इसका। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? अब हम जो है इसको पढ़ रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इनका अर्थ समझना पड़ेगा। देखो रिक्त स्थान दे रखा है पहले वाले में, इसको पढ़ रहे हैं हम। किम पठनीयम, क्या पढ़ना चाहिए, ठीक है, क्या पढ़ना चाहिए। तो क्या पढ़ना चाहिए, है ना, तो यहाँ पे थोड़ा देखना पड़ेगा, यद्यपि क्या पढ़ना चाहिए, या आज क्या पढ़ना चाहिए, या एक बार क्या पढ़ना चाहिए, या जब तक क्या पढ़ना चाहिए, ठीक है। ये थोड़ा सा हम देख लेते हैं। चलिए दूसरा देख लेते हैं। अब देख रहे हैं दूसरा, ये वाला रिक्त स्थान, सह वने जालम विस्तीर्य गृहम आगतवान। वो घर, वो जो है जाल बिछा करके जंगल में और घर वापस आ गया, ठीक है। अब ये आपने कहानी में से, आप ध्यान देना, ये कहानी में से आया हुआ है। तो वो जाल बिछा करके जंगल में आएगा कब? एकदा। वो एक बार जो है, तो इसमें क्या आएगा? एकदा आएगा। समझ में आ गया? एकदा कहाँ आएगा? एकदा जो ये वाला शब्द है ना, ये वाला एकदा वाला, ये जाएगा किसमें? इसमें जाएगा। बस ये ध्यान रखना है, ये एकदा इसमें चला जाएगा 2 नंबर में, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। स च तावत पश्यति, है ना, स च यावत पश्यति सिंह पद पद्धति गुहायाम प्रविष्टः दृश्यते। पढ़ रहे हो आप इसको तीसरे को? स च यावत पश्यति, स मतलब वो, यावत जहाँ तक, पश्यति देखता है, रिक्त स्थान सिंह पद पद्धति, सिंह के पैरों के निशान, गुहायाम प्रविष्टा दृश्यन्ते। बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, उस वाले पाठ की ये पंक्ति है ना, जो आपका पाठ है वो गीदड़ वाला, श्रृंगाल वाला, है ना, जिसमें खरन खर नाम का शेर रहता है, दधिपुच्छ नाम का जो है वो सियार रहता है, वो वाली कहानी है। तो उसने देखा है, देखो यावत, ये ध्यान रखना आप, यावत और तावत ना एक साथ आते हैं। जैसे यावत इसमें आया हुआ है तो उसके साथ क्या आएगा? तावत। जहाँ तक देख रहा था वहाँ तक, जहाँ से जहाँ तक वहाँ तक, है ना, जहाँ तक मेरी निगाह जाती है वहाँ तक सब मेरा ही है, इस प्रकार का जो भाव आता है ना। तो इसमें जो है हम जब बात कर रहे हैं इसकी, तो यहाँ पे जो आएगा वो जो तावत है ना, वो इसमें चला जाएगा। किसमें? 3 नंबर में। किसमें चला जाएगा? 3 नंबर इसमें, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, फिर हम इसको थोड़ा सा और ध्यान से समझेंगे। जो अंतिम है, सुदुष्करम खलु डैश गमनम, रिक्त स्थान गमनम। अब आपने देखो चल चल पुरतो निदेहि चरणम वाला गीत पढ़ा होगा, उस वाले गीत की ये पंक्ति है ना। उसका कौन सा आपको याद है? वो वाला कौन सा? पथि पाषाणा विषमा प्रखरा हिंस्रः पशवः परितो घोरा, है ना, सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम। यदि आपको वो गीत याद है, आपने पढ़ा है बड़े ध्यान से, तो आप निश्चित रूप से उसके लिए यद्यपि वाला जो है ना, ये इसमें चला जाएगा, ठीक है। तो अब देखो, अब आप इसको केवल करना कितना है? आपको केवल इसमें से 3 प्रश्न करने हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखो जो आपका ये अद्य है, ये चला जाएगा पहले में, यद्यपि चला जाएगा इसमें, एकदा चला जाएगा
2 नंबर पे और तावत चला जाएगा 3 नंबर पे। समझ में आ रहा है? मैं आपको फिर से समझा देता हूँ एक बार, हम फिर से ध्यान से देखेंगे। यद्यपि जो है वो जा रहा है 4 नंबर पे, अद्य जा रहा है 1 नंबर पे, एकदा जा रहा है 2 नंबर पे और तावत जा रहा है 3 नंबर पे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको केवल 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आपको सारे नहीं देने, लिखा हुआ है केवल प्रश्न त्रयम, केवल 3 प्रश्न ही आपको करने हैं यहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब यहाँ क्या करना है आपको, अंकों को जो है मंजूषा में से उचित पद लेकर के लिखना है। संख्या, संस्कृत में संख्या, इसके लिए बहुत ही शानदार वीडियो मैंने बना रखा है बेटा, उसका लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। आप वहाँ से लिंक को क्लिक करके और पूरा वीडियो आप देखेंगे ना, आप कभी जीवन में संख्या में मार नहीं खाएंगे, मेरी गारंटी है आपकी। बहुत सरलता से मैंने समझा रखा है, 1 से लेकर के 100 तक की संख्याएँ हैं, लिंग के अनुसार संख्याएँ हैं, बहुत बढ़िया संख्या उसमें जो है समझा रखी है। अब आपको करना क्या है इसमें, आपको यदि याद है थोड़ा सा ना, तो बस ये देखना है। देखो मैं आपको बता दूं इसमें कि आपको करना क्या है। आपको जो है सबसे पहले इन संख्याओं को पढ़ना है। देखो ये जो संख्याएं हैं ना आपकी, इनको पढ़ना है, 50, 57, 33, 80। ठीक है, इनको पढ़ने के बाद अब आप क्या पढ़ेंगे, यहाँ पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं 72, 50, 80, 33। ठीक है, अब थोड़ा सा आप देखेंगे संख्याएं जो होती है ना, उनको मैंने बताया है वहाँ पे। देखो 70 और 2, 70 और 2 मिलकर क्या बने 72। ठीक है, 33 कैसा बना, 30 + 3, ये मिलकर के क्या बना 33 बना। ठीक है, तो ये तो संख्या आपको याद हो गई है ना, 70 और 2 72 होते हैं। तो अब आपको करना क्या है, इसमें देखना है। देखो 70 और 2, ठीक है, 70 और 2, 63 और 63, 3 और 30, तो ये कहाँ चला जाएगा, 3 और 30, 3 और 30 यहाँ चला जाएगा। ठीक है, अब ये जो सप्तविंशति है ना, ये इन्होंने फिर यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ दे रखा है। सप्तविंशति को हम यहाँ पे लिखते हैं 27 और 72 जो है उसको हम लिखेंगे द्विसप्तति। क्या लिखेंगे, द्विसप्तति, ऐसे लिखेंगे इसको। ठीक है, 72 को हम द्विसप्तति लिखेंगे और सप्तविंशति का मतलब होता है 27। अब बच क्या गया, देखो 50 का मतलब होता है 50। ठीक है, ये 50 जो है आपका ये चला जाएगा इसमें, 80 मतलब 80 होता है, ये चला जाएगा इसमें। ठीक है, 63 जो है वो चला जाएगा इसमें, और सप्तविंशति जो है वो गड़बड़ है थोड़ा सा, इसको हम इसमें लिखेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे इसकी जगह पे 27। ठीक है, तो सप्तविंशति का मतलब होता है 7 और 20, तो 7 और 20 का मतलब 27। ठीक है, तो ऐसे थोड़ा सा जब आप उस वीडियो को देख लेंगे ना संख्या वाले को, आप कभी मार नहीं खाएंगे। चलिए अगला जो है आपका, अगला हम देखते हैं, उचित शब्द रूप का जो है चयन करना है, रिक्त स्थान भरना है। और यहाँ भी आपको केवल और केवल जो है 3 ही प्रश्न करने हैं, क्योंकि भी 3 अंक का है। बस ये ध्यान रखना, आपको सारे नहीं करने, आपको 3 ही प्रश्न करने हैं। अब आपको करना क्या है, देखो यहाँ आपको जो है दे रखा है आगे, इन दोनों में से कोई एक यहाँ भरना है, इन दोनों में से कोई एक यहाँ भरना है, इन दोनों में से कोई एक यहाँ भरना है, इन दोनों में से कोई एक यहाँ भरना है। अब कौन सा आएगा वो हम थोड़ा समझ लेते हैं। देखो कैसे आएगा, अब यहाँ हम देखो देख रहे हैं, वने रिक्त स्थान नाम सिंह प्रतिवती स्म, उस वन में इस नाम वाला शेर रहता था। आपको फिर वही देखो वहाँ से उठाना है, कौन सा, गुहा का स्वामी जो था। ठीक है, दधी पूछे जो था उसने नाम बताया था कि उस कहानी में उस शेर का नाम क्या था, उस शेर का जो नाम था वो क्या था भाई, उस शेर का नाम था खरनखर। क्या नाम था, खरनखर। तो ये खरनखर जो है ना ये आ जाएगा इसमें। क्लियर, तो इसका जो उत्तर होने वाला है वो क्या होने वाला है, खरनखर। क्लियर, अब हम देखते हैं दूसरा जो है उसमें लिखा है महतीम दृष्टवा सिंह चिंतित, बड़ी उसको देख करके सिंह ने सोचा। किसको देख करके, तो इसमें किसको देखा उसने, गुहा को देखा, गुहा मतलब गुफा, तो गुफा को देखा है उसने, तो इसमें आएगा गुहा, ये गुहाम दृष्टवा, तो ये जो है ये चला जाएगा इसमें गुहाम, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब उसके बाद में काल परिवर्तन सह रिक्त स्थान आवश्यकता भी वर्तते, काल के बदलने के साथ, समय के साथ साथ ये भी आवश्यकता होती है। ठीक है, आवश्यकता भवती, तो किसको आवश्यकता होती है, मानव को होती है, मानव की आवश्यकता होती है, तो मानव की आवश्यकता होती है, तो ये वाला जो है ये चला जाएगा इसमें। ठीक है, अब आपने पढ़ा होगा सप्तभगिन्य वाला पाठ है ना, 7 राज्यों वाला, तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि इमानी सप्त राज्यानी, राज्यम नहीं राज्यानी, क्योंकि इमानी शब्द आया है इसलिए यहाँ भी क्या आएगा, राज्यानी। तो बस थोड़ा सा देखना, राज्यानी इसमें आ जाएगा। ठीक है, फिर से मैं आपको बता देता हूँ एक बार, यहाँ पे जो है खरनखर ये इसमें आएगा, यहाँ पे गुहाम इसमें आएगा, यहाँ पे मानवस्य इसमें आएगा, और यहाँ पे राज्यानी इसमें आएगा। ठीक है, बस ये थोड़ा ध्यान रखना, ये वाले नहीं आएंगे इसमें। मैं आपको फिर बता देता हूँ,
इसमें ये नहीं ये सारे जो है इसमें नहीं आएंगे, ठीक है। ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है आपका उचित धातु रूपों को यहाँ पे लिखना है। अब तक शब्द रूप लिखे थे हमने, अब हम धातु रूप लिखेंगे। अब देखो यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान से पढ़ना है। देखो कैसे पढ़ेंगे हम यहाँ भी जो है 3 प्रश्नों को ही करने वाले। तो यहाँ लिखा हुआ है अस्माकम देशे अष्टाविंशति राज्यानि, हमारे देश में अष्टाविंशति, अष्ट और विंशति मतलब 8 और 20, 28 राज्य तो हैं। 28 राज्य क्या है, बहुवचन में आएगा। तो क्या आएगा इसमें ये संति वाला आने वाला है, ठीक है। इसमें संति आएगा, हैं, क्लियर। दूसरा है कौन से वाला, मम कौतूहलम शांति न गच्छति, मेरा कौतूहल जो है वो शांति को नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे जो है हम शांति के साथ लिखेंगे गच्छति वाला, ठीक है। उसके बाद अगला जो है, अगला कौन सा है बेटा, हम थोड़ा ध्यान से देखें इसको। तो यहाँ पे होता है, आपने फिर वही गीत जो है ना, यहाँ देखेंगे बलम साधनम भवति, है ना, बलम भवति स्वकीयम, वो वाला जो आएगा तो इसमें क्या आएगा, भवति, ठीक है। वयम सौकर्येण यात्रायाः आनंदम, वयम शब्द आया इसमें, वयम के साथ क्या आएगा, गृणिमः। हाँ बस ये थोड़ा ध्यान रखना है। तो यहाँ आपको फिर से बता देता हूँ मैं कि कौन कौन से शब्द आने वाले हैं। चलिए पहले वाले में जो आएगा संति, दूसरे वाले में गच्छति, तीसरे वाले में भवति, चौथे वाले में गृणिमः, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब फिर से वही जो है 22 अंकों का आपका जो है प्रश्न आ गया है। अब 22 अंकों के प्रश्न आपको करना क्या है, जो आपको पहले बताया था, गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है और गद्यांश को ध्यान से पढ़ने के बाद में आपको जो है उसके उत्तर लिखने हैं, ठीक है। तो चलिए थोड़ा थोड़ा इसको हम आगे बढ़ाते हैं। ये 5 अंकों का रहने वाला है और 5 अंकों में आपको ये ध्यान रखना है कि 5 में से 5 अंक आपको पूरे लेने हैं। तरीका वही रहेगा, ठीक है, तरीका वही रहने वाला है जो डिजी भारतम से ये पाठ आया आपका। डिजी भारतम पढ़ाया होगा ना आपके गुरुजी ने, तो डिजी भारतम से ये पूरा का पूरा गद्यांश आया है। और यहाँ आपको जो है उनके प्रश्नों के उत्तर देने हैं, बड़े ध्यान से इसको पढ़ना है और एक एक को जो है ध्यान से पढ़ के उसका उत्तर देना है। तो चलिए हम थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं। आपको केवल यहाँ पे प्रश्न एक ही करना है, यहाँ भी केवल एक ही प्रश्न करना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न क्या है, इसको हम पढ़ लेते हैं। पहले प्रश्न का उत्तर देने से पहले इस गद्यांश को हम पूरा पढ़ लें। अधुना आपणे वस्तु क्रयणार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड इत्यादय सर्वत्र रूप्यकाणाम स्थानं गृहीतवन्तः। वित्तकोशस्य बैंकस्य कार्याणि च अपि सर्वाणि कार्याणि संगणकयन्त्रेण सम्पाद्यन्ते। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत् रेलयानेन पत्रस्य वायुयान यात्रापत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चलदूरभाषयन्त्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति, यानि सन्दृश्य वयं सौकर्येण यात्रायाः आनन्दं गृह्णीमः। चिकित्सालये अपि उपचारार्थं रूप्यकाणाम् आवश्यकता अद्य न अनुभूयते। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्कं दातुं शक्यते। ये पूरा आपका गद्यांश है। अब हमें करना क्या है भाई, अब हमें जो है ना एक ही प्रश्न का उत्तर देना है। और पहला प्रश्न आपका ये है, आपणे वस्तु क्रयणार्थम केसाम अनिवार्यता नास्ति। अब यहाँ आपको मैंने पहले भी बताया था कि इन शब्दों को ध्यान में रखना है कि आपणे वस्तु क्रयणार्थम अनिवार्यता नास्ति। ये शब्द हमें कहाँ ढूंढने हैं, ये हमें जो शब्द ढूंढने हैं ये हमें यहाँ पे ढूंढने हैं इसमें। और देखो यहाँ पे दे रखा है, पहला ही जो है वो इसका उत्तर है, ठीक है। अब जो शब्द इसमें दे रखे हैं आपको, क्योंकि आपको जो उत्तर देना है ना वो किस में देना है, एक पद में उत्तर देना है। आपको जो उत्तर देना है वो एक ही पद में देना है। इसलिए अब देखो आपने वस्तु क्रयणार्थम लिखा हुआ है, तो इसको हटा दो, इसको हटा दो, है ना, अनिवार्यता नास्ति, इसको हटा दो, इसको बच गया क्या, ये रूप्यकाणाम। तो इसका उत्तर जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, रूप्यकाणाम। ये जो है ना, ये रूप्यकाणाम, ये इसका उत्तर रहने वाला है, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन, दूसरा जो प्रश्न है ना ये वाला, सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन किम प्रदातुम शक्यते। अब आपको सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ये वाला और बैंक माध्यमेन ये वाला, ये दोनों इसमें यहाँ ढूंढने हैं। कहाँ ढूंढने हैं, इस वाले में, आपके पैराग्राफ में। अब देखो हम ढूंढें, यहाँ पे लिखा हुआ है बिल्कुल, ये वाला जो भाग है ना, ये वाला इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और ये भी इसके साथ में है, ये वाला भी इसके साथ में है। तो उत्तर क्या होगा देखो इसका, शुल्कम, क्योंकि ये तो दोनों इसमें आ गए। देखो सर्वत्र कार्ड माध्यमेन तो ये यहाँ आ गया, बैंक माध्यमेन ये आ गया, बच गया क्या, शुल्कम। प्रदातुम शक्यते ये भी यहाँ आ गया, तो शुल्कम जो है ये बच गया। तो इसका उत्तर होने वाला है शुल्कम, ठीक है, क्योंकि एक पद में आपको उत्तर देना है। दूसरा प्रश्न हम देखें, यहाँ भी आपको केवल एक ही प्रश्न करना है, लिखा हुआ है, ये 2 अंकों का एक प्रश्न है, ठीक है। तो यहाँ हम पढ़ेंगे सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चल दूरभाष यंत्रे
कस्मन स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति, किस स्थान पर सुरक्षित रहते हैं। तो यहाँ पे आपको ये ढूंढना है, ये वाली लाइन, सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चल दूरभाषयंत्रे सुरक्षितानि भवन्ति, ये हम कहाँ ढूंढेंगे भाई, ये हम ढूंढेंगे इस वाले में, ठीक है। और कहाँ है ये, देखो हम थोड़ा देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सर्वाणि पत्राणि, यहाँ से लेके ये सर्वाणि पत्राणि यहाँ से लेके अस्माकं चल दूर ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति, ठीक है। ये आपका यहाँ दे रखा है। अब यहाँ जो आपको उत्तर देना है वो क्या देना है, पूर्ण वाक्य में देना है, आपको पद में नहीं देना है। यहाँ तो पद में लिखा हुआ था, यहाँ आपको पूर्ण वाक्य में देना है। इसलिए आपको करना क्या है, आपको ये पूरे का पूरा उठा करके लिखना है, सुरक्षितानि भवन्ति यहाँ तक, और यहाँ भी ये भी लेना है उसमें साथ में, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों जो है ना, ये इसके उत्तर है, ठीक है, ये और ये वाला। समझ में आ रहा है आपको। तो चलिए अब जो है यहाँ पे हम इसका अगले प्रश्न का उत्तर देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है यात्रायां कस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति, यात्रा में किसकी अनिवार्यता आज नहीं है। तो अब इसको देखेंगे, यात्रायां अनिवार्यता अद्य नास्ति, इन तीनों शब्दों को हम यहाँ ढूंढ रहे हैं इसमें, किसमें, गद्यांश में। तो गद्यांश में कहाँ पे है, देखो ये रहा, यहाँ से शुरू करेंगे। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत् रेलयान यात्रापत्रस्य वयन यात्रापत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। तो यहाँ पे ये पूरे का पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये इसका उत्तर रहने वाला है। पूरे का पूरा वाक्य आपको लिखना है, क्योंकि आपको उत्तर जो देना है ना वो पूरे वाक्य में देना है, पूर्ण वाक्य में देना है, ठीक है। तो ये था आपके दूसरे का। अब हम देख लेते हैं अगला, है ना, तीसरा जो प्रश्न है, वो तीसरा प्रश्न जो दे रखा है ना, उसमें आपको हमें यहाँ देखना है कि आपको जो दे रखा है यथा निर्देशम उत्तरम, और केवल प्रश्न 2 करने हैं आपको, कोई भी 2 प्रश्न करने हैं, ठीक है। तो सर्वाणि कार्याणि अनयो पदयो विशेषण, तो आपको समझ में आ रहा होगा। विशेष्य पदम किम, विशेषण तो पहले वाले प्रश्न पर पूछा था, देखो पहला जो प्रश्न था ना उसमें विशेषण पूछा था, इसमें विशेष्य पूछा, इसीलिए मैंने वहाँ पे चर्चा की थी कि जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो तो विशेष्य कहलाता है, और जो विशेषता बताई जा रही है वो विशेषण कहलाता है। जैसे सुंदर बालक, तो सुंदर क्या हो गया, उसकी विशेषता होगी, तो वो तो हो गया विशेषण। और बालक क्या है, उसकी विशेषता बताई जा रही है कि वो सुंदर है, तो बालक शब्द हो गया विशेष्य। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि सर्वाणि कार्याणि, जो यहाँ पे दे रखा है ना ये वाला शब्द, ये सर्वाणि कार्याणि, तो कार्य कैसे हैं, सारे कार्य, तो सारे क्या हो गया, उसका विशेषण हो गया, और कार्य क्या हो गया, विशेष्य हो गया। तो यहाँ पे हम पहले वाले को जो है कार्याणि जो है वो उसका विशेष्य पद हो जाएगा, बस इस बात का ध्यान रखना है। अगला हम देख लेते हैं, अगला क्या है, दुख शब्द का विलोम शब्द यहाँ पे। तो दुख का मतलब क्या होता है, सुख, है ना। तो यहाँ पे सुख दे रखा है क्या, देखते हैं, चलो देखो। पत्रम तो हो ही नहीं सकता, कार्याणि हो ही नहीं सकता, आनंदम हो सकता है, वित्त को माने तो धन बैंक होता है, तो सुख को हम आनंद भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ग, किसका, तो इसका जो उत्तर है वो तो हो जाएगा ग, और इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा कार्याणि। तो पहले का इसका तो हो जाएगा क, और इसका हो जाएगा ग, ठीक है। अब हम देखते हैं तीसरा, हम तीसरा प्रश्न देख रहे हैं। तीसरे प्रश्न में लिखा गया है कि वयम सौकर्यण यात्राया आनंदम गृणीमः, यहाँ पे क्रियापद क्या है। अब देखो कोई भी वाक्य होता है ना, उस वाक्य में 3 जो है पद होते हैं। एक तो होता है कर्ता, जो काम को करने वाला होता है, एक होता है कर्म, जिस काम को वो करता है, ठीक है, और तीसरा होता है क्रिया, वो किस क्रिया से उस काम को संपादित कर रहा है, ठीक है, वो क्रिया क्या कर रहा है। अब यहाँ पे उसने पूछा क्रियापद, क्या पूछा है, क्रियापद। तो कर्ता तो क्या हो गया, देखो कर्ता तो हो गया वयम, ठीक है, आनंदम क्या हो गया, उसका कर्म, और गृणीमः क्या हो गया, उसका क्रियापद। तो यहाँ पे जब हम इसको ध्यान रखेंगे तो इसका जो उत्तर होने वाला है, वयम तो क्या हो गया, कर्ता, इसलिए ये तो आएगा नहीं। आनंदम क्या हो गया, उसका कर्म, ये आएगा नहीं। सौकर्यण क्या है, वो जो कर्म हुआ है उसका एक प्रकार का स्वरूप है। तो तीसरा हो गया इसका जो अंतिम है आनंदम, वो उसका इससे जुड़ा हो गया। अब गृणीमः जो है वो इसका क्रियापद हो गया, ठीक है। तो इसका जो उत्तर होने वाला है वो होने वाला है ख। क्लियर, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस गद्यांश को 10वां जो प्रश्न है उसमें करना कुछ नहीं है, आपको अधोलिखित पद्यांश को पढ़ करके उत्तर देने हैं, और ये आपने पढ़ा भी होगा, मैंने आपको बताया भी था, आपने ये पूरा का पूरा पढ़ा होगा। चल चल पुरतो निधेहि चरणम सदैव पुरतो निधेहि चरणम गिरिशिखरे ननु निज निकेतनम विनैव यानम नगारोहणम बलं स्वकीयं भवति साधनं सदैव पुरतो निधेहि चरणं पथिपाषाणा विषमा प्रखरा हिंस्रः पशवः परितो घोरा सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनं सदैव पुरतो निधेहि चरणं। तो सदैव पुरतो निधेहि चरणम वाला जो है आपको ध्यान रखना है कि हमें
निरंतर जो है आगे कदम बढ़ाना चाहिए। उसके बाद इसका थोड़ा भावार्थ समझ लेते हैं। हमें आगे कदम बढ़ाना चाहिए, गिरि शिखरे पर्वत के शिखर पर हमारा घर होना चाहिए, बिना यान के हम पहाड़ों पर चढ़ जाएंगे, हमारा बल ही हमारा साधन होता है, इसलिए हमेशा आगे कदम बढ़ाना चाहिए। पथि पाषाणा विस्मा प्रखरा, हमारा जो मार्ग है उसमें अनेक प्रकार के जो है नुकीले पत्थर भी होंगे। हिंसरा पशुहा परितो घोरा, बहुत सारे हिंसक पशु चारों ओर होंगे। सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, जाना जो है बड़ा दुष्कर है, बड़ा कठिन है, फिर भी हमें आगे की तरफ कदम बढ़ाना है, ये इसका भाव है। अब चलिए हम इसके जो है प्रश्नों के उत्तर ढूंढते हैं। अब यहाँ भी आपको केवल एक ही प्रश्न करना है जो 1 अंक का है। तो सदैव पुरतो किम निदेही, हमें हमें जो है अचानक निरंतर क्या आगे बढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पे आपको जो है उत्तर मिलेगा इसमें कि हमें जो है क्या करना चाहिए, हमें जो है चरणम जो है हमेशा आगे रखना चाहिए। सदैव पुरतो निदेही चरणम, तो इसका उत्तर रहेगा चरणम। ठीक है, पहले का उत्तर रहेगा चरणम, सदैव पुरतो निदेही चरणम। तीनों तो यहाँ पे आ गए है ना। जो ये अंतिम पंक्ति है ना, ये सदैव पुरतो निदेही चरणम, इसमें सदैव आ गया, पुरतो आ गया, निदेही आ गया, यहाँ भी सदैव पुरतो निदेही आ गया, बच गया क्या चरणम। तो चरणम क्या हो गया, इसका उत्तर हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है विनैव यानम कुत्र आरोहणम कर्तुम शक्यते, बिना यान के हमें कहाँ आरोहण करना चाहिए। अब देखो यहाँ ध्यान कर लो, विनैव यानम आरोहणम, ये तीनों शब्द हमें ढूंढने हैं। कहाँ पे, यहाँ ढूंढने। अब देखो यहाँ पे इस वाली पंक्ति में लिखा हुआ है, इस वाली पंक्ति। ठीक है, तो हमें उत्तर क्या देना है इसका, नगारोहण। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, नगारोहणम। क्यों, विनय और यानम तो है ही यहाँ पे, हम उत्तर ले लेंगे किसको, नगारोहणम को ले लेंगे। चलिए उसके बाद अग्रिम प्रश्न, यहाँ भी आपको केवल एक ही प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है, तो क्या है प्रश्न ये रहा, कुत्र ननु निज निकेतनम कर्तुम शक्यते, हमें हमारा घर कहाँ बनाना चाहिए, इतना प्रयास करना चाहिए कि हमारा जो घर है वो कहाँ हो। तो यहाँ पे देखो पहला ही जो है ना उसी में लिखा हुआ है गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम, और यहाँ पे आपको जो उत्तर देना है ना वो पूरे एक वाक्य में देना है, इसलिए पूरे का पूरा वाक्य जो है ये इसका उत्तर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ये पूरे का पूरा वाक्य उसका उत्तर हो जाएगा पहले प्रश्न का। कौन से वाले का, इस वाले प्रश्न का मैं आपको बता दूँ, इसका जो प्रश्न है वो वाला है। ठीक है, अब अगला हम देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे पथि के विषमः प्रखरा संति, तो यहीं पे आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। देखो जब आप ध्यान से देखेंगे, ये वाला थोड़ा ध्यान से देखो आप, ये रहा। तो यहाँ पे आप देखेंगे ना, देखो पथि विषमः प्रखरा, तीनों आ गए, पथि विषमः प्रखरा, अब बच गया क्या, पाषाणा। तो ये इसका पूरा उत्तर है, क्योंकि यहाँ आपको उत्तर देना है पूर्ण वाक्य में। तो ये पूरे का पूरा जो वाक्य है ना, मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि ये वाला जो इसका पूरा वाक्य है, ये वाला, ये किसका उत्तर है, ये इस प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, और ये 2 अंकों का आपको एक ही प्रश्न करना है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पे आपको यथा निर्देश जो है प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पाषाण अत्र का विभक्ति, पाषाण में कौन सी विभक्ति है, देखो पाषाण शब्द होता है, पाषाण है ना, पाषाण पाषाणौ पाषाणा, तो इसमें जो है विभक्ति कौन सी है, प्रथमा है। कौन सी है, प्रथमा। द्वि तो कोई विभक्ति नहीं होती। सप्तमी में अलग बनेगा, बालक इधर रूप चलेंगे तो बालके बनेगा, पंचमी में बनेगा बालकात, तो पाषाणा जो बनेगा उसमें प्रथमा विभक्ति है। ठीक है, अग्रिम प्रश्न हम देखते हैं। गिरि शिखरे पद में जो है उसका पर्याय पद क्या है, पर्याय का मतलब क्या होता है, पर्याय का मतलब क्या होता है, पर्यायवाची, समानार्थी, है ना, सिनोम्स जिसको हम कहते हैं। तो गिरि शिखर जो शब्द है ना उसका पर्यायवाची यहाँ पे क्या होगा, गिरि शिखर, उसका हो जाएगा हमारा किसके शिखर पे, हिमालय के शिखर पे। यहाँ पे जो अर्थ आएगा उसका हिमालय आएगा। गिरि का मतलब पर्वत, और पर्वत जो है उनमें सबसे श्रेष्ठ जो माना गया है वो किसको माना गया है, हिमालय को, क्योंकि हिमालय को पर्वतों का राजा कहा गया है, इसलिए यहाँ पे जो उत्तर आएगा वो आएगा हिमालय। चलिए अग्रिम, अगला प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पे अग्रिम प्रश्न है परकीयम, इसका विलोम शब्द क्या है। परकीयम का मतलब दूसरों के लिए, है ना, तो दूसरों के लिए शब्द का विलोम शब्द क्या आएगा, जो इसमें आया है, किसमें, इस पूरे पद्य में आया है। तो साधनम तो होगा नहीं, बलम भी नहीं होगा, नागारणम नहीं होगा, स्वकीयम होगा। परकीयम का क्या होगा, स्वकीयम। तो इसका जो उत्तर होने वाला है वो क्षय होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अग्रिम जो है आपका, अग्रिम जो है उसको हम यहाँ देखते हैं। यहाँ क्या करना है आपको, देखो यहाँ पे जो है एक जो हमारा सप्तभगिनी वाला जो पाठ है ना उसी में से इसको दिया गया है। यहाँ पे जो चर्चा है तो यहाँ भी हम इसको बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है राजीव गृहे यथा सर्वाधिका रम्य मनोरमा भगिनी भवती, राजीव जैसे घर में सबसे अधिक मनोरमा भगिनी होती है वैसे ही भारत में जो सबसे अधिक रम्य है वो 7 भगिनी है। तो अध्यापिका उसको कहती है कि तुम्हारे मन में जो परम कल्याण की भावना आई है सबके मन में नहीं आती। चलो ठीक है, अब इस विषय पर हम थोड़ा सा और विशिष्टता से बात करेंगे। जनजाति बहुल प्रदेश है जिसमें खारो, खासी, नागा, मिजो आदि बहुत सारी जनजातियाँ रहती हैं। शरीर में जो ऊर्जा वाले होते हैं, बहुत सारी भाषाओं को जानते हैं,
उनकी परंपराएं भी अलग अलग होती हैं और अपनी कला में निष्णात होते हैं। तो मालती कहती है कि यहाँ तो बांस के वृक्ष भी पाए जाते हैं, है ना। ये चर्चा इनकी हो रही है। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है इनके प्रश्नों का उत्तर देंगे, इसमें ढूंढेंगे प्रश्नों के उत्तर। तो कैसे ढूंढेंगे, देखो सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है एक पद में उत्तर देना है और एक ही प्रश्न का उत्तर देना है। तो भारत ग्रह में सर्वाधिक रम्या का, भारत में सबसे अधिक रमणीय क्या है, तो देखो सर्वाधिका, रम्या, ये सारे तीनों जो शब्द है ना ये हम ढूंढेंगे यहाँ पे। देखो यहीं पे लिखा है सबसे पहले, जो पहला ही है ना उसी में लिखा हुआ है, ये रहा, ये रहा, ये भगीरी है ना, ये रम्या क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ तो लिखा हुआ है रम्या, लेकिन उसमें प्रश्न में क्या आया, उसमें भारत गृहे, ये भारत गृह रम्या, तो इसका उत्तर रहेगा सप्तभगिनी, क्योंकि ये तो सारा उसमें आ गया प्रश्न में, बचा क्या सप्तभगिनी, तो इसका उत्तर रहने वाला है सप्तभगिनी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न ये है, गृहे सर्वाधिका रम्या मनोरमा च क्या भवति, घर में सबसे अधिक मनोरमा कौन होती है। तो देखो गृहे सर्वाधिका रम्या मनोरमा, इस वाले यहाँ शब्दों को याद कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं। तो वो जो हमने पहले जो किया था ना, ये वाला, ये वाला, तो इसमें देखो गृहे वाला आ गया, गृहे सर्वाधिका रम्या मनोरमा, बच क्या गया भगिनी, तो भगिनी इसका उत्तर हो गया, क्योंकि आपको उत्तर जो देना है वो केवल एक ही पद में देना है। किस पद में देना है, एक ही पद में उत्तर देना है, इसलिए आपको यहाँ पे जो है एक पद में उत्तर देंगे। तो यहाँ पे ये सारे तो आ गए, बच क्या गया, बच गया केवल भगिनी, ठीक है, ये वाला। अब देखिए चलिए अगला देखते हैं, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है इसका। तो पूर्ण वाक्य में जब हम इसका उत्तर देंगे तो वहाँ भी आपको केवल एक ही प्रश्न करना है, देखो लिखा हुआ है यहाँ पे केवल एक ही प्रश्न करना है, ठीक है। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, चलिए इसमें लिखा हुआ है का जनजातीय अत्र निवसन्ति, कौन कौन सी जातियाँ वहाँ पे रहती है। तो देखो आपने पढ़ा था ना, यहाँ पे आपने पढ़ा भी होगा बड़े ध्यान से जब हम इसको पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे लिखा है देखो खारो, खासी, नागा, ये सारी जनजातियाँ यहाँ पे रहती हैं। तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका उत्तर रहने वाला है, ठीक है। ये पूरा का पूरा लिखना है आपको, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे का पूरा लिखना है। चलिए अगला हम देखते हैं, अग्रिम जो प्रश्न है वो ये है, शरीरेण ऊर्जस्विनः एतत् प्रादेशिका कई निष्णाता संति। तो ये वाला पूरे का पूरा उठा करके निष्णाता तक ये हमें वहाँ ढूंढना है। शरीरेण ऊर्जस्विनः कहाँ मिलेगा, यहीं मिलेगा, देखो हमने अभी अभी पढ़ा था इसमें अंत में। तो ये यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक जो है इसका उत्तर रहने वाला है, ठीक है। ये पूरा इसका उत्तर रहने वाला है, पूरे का पूरा वाक्य हमें वहाँ लिखना है, ठीक है। और करना क्या है, केवल दो में से कोई एक ही करना है, सारे नहीं करने। अब यथा निर्देश उत्तर देना है। देखो भगिन्य, भगिन्य जो है वो क्या है, कौन सी विभक्ति है यहाँ पे, भगिन्य किससे चलते, नदी की तरह चलते हैं, नदी, नद्यौ, नद्यः, तो भगिनी, भगिन्यौ, है ना, भगिन्यः। तो इसमें कौन सी विभक्ति है, इसमें जो आएगी प्रथमा विभक्ति आएगी, ठीक है। कौन सी आएगी, प्रथमा। अब मनोरमा भगिनी, तो भगिनी कैसी है, मनोरमा, मन को अच्छी लगने वाली। तो विशेषण क्या है, भगिनी या मन को अच्छी लगने वाली, तो मन को अच्छी लगने वाली, ये इसका उत्तर रहने वाला। कुशलाहा, इसका पर्याय पद, कुशला का पर्याय पद का मतलब समानार्थी क्या होगा यहाँ पे, वो सारे के सारे कुशल हैं मतलब निष्णात हैं। ये तो आया ही नहीं इसमें, ये तीनों तो इसमें आए ही नहीं, ये आया है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है आपको, मंजूषा से आपको समुचित पद का चयन करके इसके अन्वय को पूरा करना है, ठीक है। अब देखो लिखा हुआ है, पथि पाषाणः विषमः प्रखरा हिंस्रः पशवः परितो घोरः सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनं सदैव पुरतो निदेहि चरणम। अब इसका अन्वय करना है और अन्वय करके जो है इसी मंजूषा में से आपको यहाँ पे भरना है। कैसे भरेंगे, देखो पथि पाषाणा प्रखरा, तो ये तीन तो आ गए, पथि पाषाणा प्रखरा ये आ गया, बच क्या गया, है ना। देखो विषमः प्रखरा, फिर थोड़ा ध्यान से देख लो आप, मैं आपको फिर बता देता हूँ। देखो इस वाली पंक्ति में क्या आ गया, पथि, तो पथि यहाँ पे है, विषमा यहाँ पे है, प्रखरा यहाँ पे है, तो बच क्या गया पाषाणा, तो क्या आएगा पाषाणा, एक में क्या आएगा पाषाणा। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। दूसरा देखो यहाँ पे है ना, परितो घोरहा, तो परितय यहाँ पे आ गया, घोरा यहाँ पे आ गया, पशु है यहाँ पे आ गया, बच क्या गया हिंसरा, तो हिंसरा आ जाएगा इसमें यहाँ से, ये क्लियर है। अब आगे देख लेते हैं, यद्यपि खलु दुष्करम, यद्यपि खलु दुष्करम क्या होगा, तो यहाँ पे फिर देख लो आप, देखो यद्यपि यहाँ पे आ गया, खलु यहाँ पे आ गया, दुष्करम यहाँ पे आ गया, बच क्या गया गमनम, तो गमनम इसमें आ जाएगा, यहाँ से गमनम इसमें चला जाएगा, ठीक है। अब फिर देख लो बच क्या गया चरणम, तो चरणम यहाँ पे वैसे ही, सदैव यहाँ पे आ गया, पुरतो यहाँ पे आ गया, निधेय यहाँ पे आ गया, चरणम बच गया, चरणम यहाँ आ जाएगा। तो फिर से मैं आपको एक बार समझा देता हूँ, बड़े ध्यान से आप देखेंगे कि यहाँ जो है ये जो पाषाण शब्द जो है ना ये चला जाएगा 1 नंबर पे, उसके बाद हिंसरा चला जाएगा 2 नंबर पे, उसके बाद गमनम चला जाएगा 3 नंबर पे और चरणम चला जाएगा 4 नंबर पे। बस ये थोड़ा ध्यान रखना है। चलिए अब आपको करना क्या है, प्रश्न पत्र से छोड़ करके जो प्रश्न पत्र में आए ना, देखो यहाँ थोड़ा सा ध्यान से आपको पढ़ना है कि प्रश्न पत्र के अतिरिक्त
अपनी पाठ्यपुस्तक से कोई 2 श्लोक आपको संस्कृत में लिखना है। तो इस पाठ्यपुस्तक, इस प्रश्न पत्र में जो आ गए ना, ये चल चल पुरतो, ये नहीं लिखना है आपको। इसके अलावा आपका जो पहला पाठ है जिसमें दे रखा है आपको गुणा गुणज्जी सुगुणा भवंती, है ना, वो वाले इस प्रकार के जो 2 श्लोक है ना, आपको यहाँ पे और यहाँ पे लिखना है। प्रत्येक श्लोक के आपको 2 नंबर मिलेंगे। इस प्रकार जब आप 2 श्लोक लिखेंगे तो आपको पूरे के पूरे जो है यहाँ पे 4 नंबर मिल जाएंगे। अब ये 2 श्लोक जो है आपको याद करना है, और किस श्लोक को कैसे याद करना है उसके लिए भी मेरा एक वीडियो मैंने बना रखा है, आपको उसको बड़े ध्यान से देखना। उसका मैं लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे दे दूंगा, आप उसको बड़े ध्यान से देखेंगे किस श्लोक को कैसे याद करना है। छोटे छोटे श्लोक को गा गा करके याद करने का मैंने पूरा तरीका बताया। तो बेटा ये था आपका ये प्रश्न पत्र। इस प्रकार यदि आप तैयारी कर लोगे तो निश्चित रूप से आपको 60 में से 60 अंक मिलेंगे। चलिए ठीक है, आप इसको बड़े ध्यान से पढ़ते रहिएगा, इसका अभ्यास करते रहिएगा। जो नोटबुक में आपने नोट किया उसको रिवीजन कर लेना। परीक्षा में जाने से पहले इस वीडियो को एक बार जरूर देख लेना। आप इसको देख लोगे, आपके जो है 60 में 60 अंक पूरे आने वाले हैं, इसकी मेरी गारंटी है। तो ठीक है, चलिए, जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत सारे काम की बात जो है आपको इसमें बहुत सारे वीडियो ऐसे मिलने वाले हैं जो आपको परीक्षा में फुल में से फुल नंबर दिलाएंगे। तो ठीक है, पढ़ते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा।